लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्लास ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये आपका आईडीटी का लास्ट पोर्शन आ चुका है, ठीक है। जीएसटी और कस्टम्स आई बिलीव आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नाउ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के स्टार्ट करने के पहले लेट मी डिस्कस ओवरव्यू। आपके साथ है ना एक ओवरव्यू डिस्कस करना पड़ेगा कि सर आप ये बताओ कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट्स है। अगर कोई स्टूडेंट वीडियो ऑन नहीं करेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से, ठीक है। कुछ डिसेंसी, कुछ एटिकेट्स अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ एक सीरियसनेस के साथ आपको क्लासेस करनी है और अभी लास्ट टाइम आ चुका है, तो आपको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, जो मैं आने नहीं दूंगा, राइट। तो अगर आप क्लास में हो तो प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज मेंटेन सम डेकोरम एंड प्लीज इंश्योर कि आप अपना वीडियो ऑन करके रखें, ठीक है। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ते समय मेरे को एक चीज बताओ सर कि आपके माइंड में क्या आता है। ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक पॉलिसी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है। ऑब्वियसली किसी सरकार ने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑब्वियसली ये क्या चीज को रेगुलेट करेगा। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करेगा, ठीक है ना। ये किसको रेगुलेट करेगा? ये फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करेगा। दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हेन आई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको मैं बता देता हूं ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कैन यू एनीवन टेल मी हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? कौन है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करेंटली? नहीं पता सर। सर हमें ये सब चीज से क्या मतलब है? हम बस सीएमए बन जाएंगे, ऐश करेंगे, 2 करोड़ 10 करोड़ कमाएंगे। हमें ये सब चीज से क्या मतलब है? 15 अगस्त को 26 जनवरी को भारत का झंडा लहरा देंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कौन फिनेंस मिनिस्टर? हमें सब चीज का बेसिक आइडिया भी नहीं है, ठीक है। पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अभी तक आईडीटी में और डायरेक्ट टैक्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी जितने भी डायरेक्ट टैक्स लॉज है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज है, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अचानक से ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड बिकॉज देर आर देर मे बी केसेस, ठीक है, देर मे बी केसेस जहां पर अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड जब हम ये पढ़ रहे हैं, देर मे बी केसेस ना कि यहां पर क्या है कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड ये बात कर रहा है, तो ये फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएगी। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, ये कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर रहा है। दे आर जस्ट रेगुलेटिंग, दे आर प्रिस्क्राइबिंग सम रेगुलेशंस कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड कैसे करना है। मैं आपको इसका बेसिक आइडिया, देखो अभी स्टार्टिंग आधा घंटा कुछ भी हम लोग ऐसा बात नहीं करेंगे जो आपका होता है ना एग्जाम से रिलेटेड, अभी अपने कोई बात नहीं करेंगे। वी आर जस्ट डूइंग अ नॉर्मल डिस्कशन। एक बेसिक फंडामेंटल चीज आपके माइंड में मेरे को घुसाना है, उसके बाद जैसे बुक स्टार्ट करूंगा ना आपके माइंड में सब क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है एंड एग्जामिनेशन में यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का वेटेज फ्रॉम दिस चैप्टर। और ये चैप्टर ऐसा है कि इंस्टीट्यूट कभी भी इसमें टेढ़ा बाका चिड़का नहीं करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर नॉट मच वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आई बिलीव कि जितना मेहनत आप जीएसटी में करते हो उसका 10-20% भी मेहनत अगर आप इस चैप्टर में करेंगे, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। मतलब कल एक स्टूडेंट आया था मेरे पास फाइनल का टीचर्स डे ओकेजन में, तो बोलता है सर हम तो क्या है ना, हम तो एफटीपी छोड़ के जाते हैं। मतलब इतना शान से बोल रहा था, हम तो एफटीपी छोड़ के जाता है और मेरा आईडीटी में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। तो बेटा तुमको रीजन तो तुम खुद ही बोल दिया, रीजन तो तुम खुद ही बोल दिया कि तुम क्या गलती कर रहा है। तो गाइज आपको ना थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इफेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप ये मिस्टेक कर रहे हो, दैट यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर 100% कवरेज। और आप जो इजी पोर्शन है उसको तो आप छोड़ के जा रहे हो। ठीक है मानता हूँ थ्योरेटिकल है, बट थ्योरेटिकल चीज को आसान बनाया जा सकता है बाय मेकिंग सेल्फ स्टडी नोट्स, बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स, बाय अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट थिंग। कीवर्ड्स लर्न करो, सब चीज तो आपको लर्न करने बोला नहीं गया है। तो दिस इज व्हाई आई वांट टू 100% टेल यू कन्विंसिंगली कि ये हमारा जो पार्ट है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 10 to 15 मार्क्स का, जो हम डिस्कस करेंगे हम एफटीपी का पूरा डिस्कस करेंगे। अब एफटीपी का बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1991 में आपको पता होगा इंडिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था।
मतलब मार्केट्स ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहे थे, मतलब 1991 तक इंडिया में नेशनल ट्रेड का ही कॉन्सेप्ट था, फॉरेन ट्रेड इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था। मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, मार्केट को ओपन नहीं किया गया था। सो उस समय 1991 के बाद से इंडिया ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करने लग गया कि नहीं, अब ग्लोबलाइजेशन की दरकार है, अब लिबरलाइजेशन की दरकार है, अब चीज़ों को फ्री करनी पड़ेगी। नाउ वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट थिंग्स एल्स वी कैन नॉट ग्रो। मार्केट नहीं बढ़ पाएगा, मार्केट नहीं बढ़ पाएगा, आपका जीडीपी नहीं बढ़ पाएगा, जीडीपी नहीं बढ़ पाएगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर वेरी पुअर सिंस 1990 टिल 1991। 1992 से हमारे देश ने फॉरेन ट्रेड का डिसीजन लिया कि हमें अब फॉरेन ट्रेड के टुवर्ड्स भरना है, बढ़ना है। और इसीलिए एक एक्ट आया। क्या आया? एक एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन ट्रेड, कुछ लिखना नहीं है आपको, ओके? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एफटीडीआर। क्या बोलते हैं? एफटीडीआर। मेरे को एक बात बताओ, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्ट पढ़ रहे हो आप लोग? नहीं सर, ये लॉ नहीं है, इट इज गाइडलाइन, इट इज अ गाइडलाइन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये गाइडलाइन ही, कोई लॉ नहीं है। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो किसी एक्ट के थ्रू ही आएगा ना। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसी एक्ट के थ्रू आएगा। एक्ट पावर देगा कि हाँ गवर्नमेंट तुम टाइम टू टाइम क्या ला सकता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ला सकता है। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करें, सब चीज लिखा हुआ है मेरे मैट में नीचे। ऑब्जेक्टिव क्या है एफटीपी का? कि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को आपने को क्या करना है? रेगुलेट करना है, प्लस फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना है। ठीक है? फॉरेन ट्रेड को क्या करना है? रेगुलेट करना है। इट शुड बी अंडर अ विजिलेंस, इट शुड बी अंडर अ प्रॉपर मैकेनिज्म। ऐसे नहीं कि हर कोई चीज इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, हर कोई चीज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइट गाइस? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर FTDR एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। अब अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सही बताऊं, मतलब बहुत सारी चीज है। अच्छा, एग्जामिनेशन के पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी जो अपने लेटेस्ट जो अपने को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ना है वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हुआ करता था वो 2015 से 2020 वाला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हुआ करता था। दिस वाज एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 20। और उसके बाद एक न्यू पॉलिसी आने वाली थी, बिकॉज ऑफ द कोविड दिस गॉट एक्सटेंडेड। ये क्या है? 2 साल एक्सटेंड, यही पॉलिसी को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 2023 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी ये 3 साल यही पॉलिसी एक्सटेंडेड रहा। फिर गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 23 से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को इशू कर दिया। इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो क्या ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एवरी 5 इयर्स में चेंज होता है? यस, अभी तक होता था। टिल नाउ इट यूज्ड टू हैपन, बट नाउ in this policy government has said applicable unless otherwise amended। applicable unless otherwise amended मतलब जब तक न्यू पॉलिसी नहीं आ जाता यही पॉलिसी चलता रहेगा। पहले क्या लॉजिक था कि नहीं हर 5 इयर्स में पॉलिसी चेंज होगा, बट अब क्या है? इट विल बी एप्लीकेबल अनलेस एंड अनटिल इट इज अमेंडेड। मतलब कोई न्यू पॉलिसी आ गया जब तक ये चलेगा, 10 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अभी मार्केट्स कितने ज्यादा स्पीड तरीके से चेंज हो रहे हैं, वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा आपका डिपेंडेंट है फॉरेन मार्केट्स पे हमारा नेशनल मार्केट्स। सो डेफिनेटली देयर माइट बी अ नीड टू रीवैम्प द पॉलिसी एंड अगेन कम इन 2 इयर्स। सो दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल। ये आपके एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होगा और यही पॉलिसी अपने को पढ़कर जाना है। डेफिनेटली पुराने पॉलिसी से न्यू पॉलिसी में काफी सिग्निफिकेंट जो है गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है, ठीक है? वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, बट ट्रस्ट मी जो भी चेंजेस आया है वैसा कोई चेंज नहीं आया जो आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली एप्लीकेबल होंगे। वैसा कोई भी चेंज नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए मतलब इतना रेलिवेंट है। ऐसा कोई वैसा चेंज नहीं है जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप पहले इस चैप्टर को ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है? पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सारा पोर्शंस पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए बेहद रेलिवेंट है।
फिर उसके बाद लास्ट में मैं वो वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए नहीं भी करके जाएगा तो चलेगा, बट कराऊंगा मैं जरूर, बिकॉज वो इंस्टीट्यूट ने आपके सप्लीमेंट्री पेपर में इशू किया था। हर चीज इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री पेपर में डाल के रखा है जो आपके एफटीपी पॉलिसी में है, बट वो कभी पूछा नहीं आज तक, और ना मुझे नहीं लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है पूछने की, बट फिर भी वी विल स्टडी। बट एक होता है ना कि सर आप ऑलरेडी 85 मार्क्स के लिए प्रिपेयर्ड हो जीएसटी एंड कस्टम्स, बाद बाकी 10-15 मार्क्स के लिए रिस्क क्यों लेना? क्यों रिस्क लेना आपको 10-15 मार्क्स के लिए, जब आप 100% कन्विक्शन के साथ जा सकते हो? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को किसी भी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करो, ट्राई करो मेरे साथ क्लास में ही कर लेने का, बाद में एक दो बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा, ट्रस्ट मी। 15 नंबर का है, आराम से स्कोर कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली पेपर डिफिकल्ट करना का इंस्टीट्यूट का मन करे तो इंस्टीट्यूट पेपर डिफिकल्ट कर सकता है, बट अगर स्टैंडर्डाइज्ड पेपर आएगा तो एफटीपी कभी भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एफटीपी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा आज के क्लास में, आई विल टॉक अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट इंट्रो, मैं इंट्रो के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। दूसरा मैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। क्या बोला मैं? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है? स्टूडेंट्स का जनरली ये डाउट आता है कि सर मैं कस्टम्स नहीं पढ़ा हूं, जीएसटी नहीं पढ़ा हूं, मैं स्ट्रेट अवे एफटीपी से स्टार्ट कर सकता हूं? देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यस कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में वॉट एवर प्रोविजंस वी आर स्टडिंग इट इज नोवेयर कनेक्टेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विद जीएसटी और विद कस्टम्स, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कुछ ऐसे एरियाज है वेर इट इज कनेक्टेड। बट ठीक है, मैं जब एफटीपी पढ़ाऊंगा तो मैं वो चीज को याद दिला देता हूं। अब ऐसा नहीं है कि कस्टम्स आपको एकदम ही नहीं पता होना चाहिए, अगर आपको याद होगा जीरो रेटेड सप्लाई जीएसटी में, उसका कॉन्सेप्ट भी इनसे कनेक्टेड है। Zero rated supply, if I am exporting the goods, if I am exporting the goods, I am not charging tax. If you remember, we export the goods, we do not export the taxes. तो आपको याद आ रहा है दो तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और एक विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इसका भी लॉजिक है एफटीपी में। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बेटर है एफटीपी को करो कस्टम्स के बाद, बेटर है। मैं ही नहीं बोला करो ही, पर ठीक है अगर आपको पहले करना पहले भी कर सकते हो, बट बेटर है बाद में करना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बट ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? अभी तक जो भी हमने पढ़ा एक बार उसको अपने मटेरियल से पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने जो एफटीपी का आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल बनाया है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन आपका इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट्री पेपर। तो आपको मेरे से मेरा जो भी मिलेगा सब इंस्टीट्यूट का ही मिलेगा, कुछ भी डिफरेंट आपको मिलेगा नहीं। तो आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो नहीं करना फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, अभी तक एक बार बेसिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपने मैट में आएंगे। ठीक, आई मीन उसके बाद अपने फर्दर लॉजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो चलो बेसिक स्टार्ट करते हैं गाइस। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under section 5 of foreign trade development and regulation act 1992। ठीक है, तो कौन सा एक्ट हो गया? एफटीडीआर एक्ट। मतलब सर एमसीक्यूज भी पूछा जाता है एफटीपी से, बता देता हूं मैं आपको। और ये एमसीक्यू भी आया है कि एफटीपी कौन से एक्ट से रेगुलेटेड है, तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर 5 जो है एफटीडीआर एक्ट का, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड अनाउंस बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इस एक्ट का सेक्शन 5 गवर्नमेंट को पावर देता है कि बॉस आप लेकर आ सकते हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ऑल्सो यू कैन अमेंड द पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी भी ला सकता है और गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस भी ला सकता है बाय अमेंडिंग द सेम बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गवर्न करती है? इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्न्स द अफेयर्स रिलेटिंग टू द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये पार्ट है, वो ही डिसाइड करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कैसे क्या करना है। अब मुझे बताओ, अब आप ये कंफ्यूज मत होना, सर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं करती? फाइनेंस मिनिस्ट्री को कलेक्शन से मतलब है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैक्स रेवेन्यू से मतलब है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इससे मतलब नहीं है कि इंडिया में क्या इंपोर्ट होना चाहिए क्या एक्सपोर्ट होना चाहिए। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी कलेक्ट करते हैं, वो टैक्सेस एंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उसको कैसे यूज करना है वो डिसाइड करते हैं। बट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलता है भाई क्या एक्सपोर्ट होना चाहिए, कितने मात्रा में होना चाहिए, क्या क्वांटिटी में होना चाहिए, जिससे नेशनल मार्केट्स को हैम्पर नहीं हो। ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिड यू अंडरस्टैंड? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके सर,
ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ द सेम एक्ट empowers the government to make the provisions for development and regulation of foreign trade. Development and regulation of foreign trade. तो FTDR Act जो है, it empowers the government to make the provisions for development and regulation of foreign trade. तो इस पूरे एक्ट में फॉरेन ट्रेड को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है 1992 वाला एक्ट का। इसी से हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ते हैं। अब एफटीपी का एप्लीकेबिलिटी कब है, एफटीपी का क्या ड्यूरेशन, आइए समझते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इनकॉर्पोरेट्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। ये कब से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में? 1 अप्रैल 23, एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन अनलेस अदरवाइज अमेंडेड। समझ में आया? जब तक कोई नया पॉलिसी नहीं आ जाता ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक कोई नया पॉलिसी नहीं आ जाता। अब मुझे एक बात बताओ, ये एप्लीकेबल हुआ गाइस 1 अप्रैल 23 से। इसके पहले अगर कोई एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिफोर 31st, बिफोर नहीं बोलूंगा, अप टू 31 मार्च, ये कौन से पॉलिसी से गवर्न होगा बताओ? 1 अप्रैल के पहले जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ ये कौन से पॉलिसी से गवर्न होगा? क्या उन पे भी न्यू पॉलिसी लग जाएगा कि नहीं, जो पुराना इंपोर्ट हुआ है वो पुराने पॉलिसी में ही रहेगा? बताओ, will the new policy be applicable on the imports made just before 1st April or the old policy will be applicable? Did you understand my question? तो आंसर दो ना भाई। ऑब्वियसली ओल्ड ना, ऑब्वियसली ओल्ड। ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा प्रोस्पेक्टिवली, यानी द डे 1 अप्रैल 23 केम इनटू पिक्चर, उस दिन से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ये न्यू पॉलिसी उसके लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि आज भी न्यू ओल्ड पॉलिसी, आज भी ओल्ड पॉलिसी है, बिकॉज गाइस कुछ ऑब्वियसली इन दीज पॉलिसी कुछ प्रोविजंस होंगे ना बेटा, जो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 2 इयर्स तक एप्लीकेबल होंगे। तो आज भी ये ओल्ड पॉलिसी एप्लीकेबल है फॉर द इंपोर्ट्स मेड टिल 31 मार्च 23। समझ में आया? तो क्या लिखा है? All export import made up to 31st March shall be governed by the relevant FTP. Relevant FTP मतलब जो उसका पुराना FTP है उस पे वो govern किया जाएगा। It means like unlike earlier FTP there is no end date to the new policy. New policy का कोई expiry date decide हुआ नहीं है। जब तक old policy रहेगा, I mean जब तक कोई new policy नहीं आ जाता तब तक यही policy जो है चलता रहेगा। Am I clear on this क्या? अरे बोलो प्लीज, क्लियर है? सर मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सुनो ध्यान से। पता है आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मैं बहुत सारा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो आप लोग ऑलरेडी जीएसटी लॉ में पढ़ चुके हो, कस्टम लॉ में भी पढ़ चुके हो। क्या? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। क्लियर है? देयर इज नो ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज है जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है, जो गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करता इंडिया में। अगर सरकार कोई गुड्स को प्रमोट नहीं कर रही है कि तुम एक्सपोर्ट मत करो क्योंकि उसका डिमांड इंडिया में ज्यादा है, अगर तुम उसके बाद भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम तुम पे ड्यूटी लगाएंगे। हम तुम पे क्या लगाएंगे? देखो इस चैप्टर को ना सबसे बेस्ट समझने के लिए इकोनॉमिक्स में थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। पूरा डिमांड सप्लाई है, सरकार भी पूरा इकोनॉमिक्स लगाता है एफटीपी को बनाने के लिए। तो अगर कोई चीज को डिमांड सब्ज्यूम करना है पूरे इंडिया में तो सरकार चाहेगी ना कि भाई तुम उसको एक्सपोर्ट मत करो। हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट अच्छा है कंट्री के लिए, क्यों? फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है, इंडिया में ह्यूज एंड ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज आता है, फिजिकल डेफिसिट कम होता है। आपने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट कि इंडिया में जितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आना हमेशा इंडिया के लिए अच्छा है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल ग्रोथ इंडिया में ज्यादा होता है, इंडिया में जितना ज्यादा डॉलर आएगा उतना ज्यादा इंडिया का इकोनॉमिक फैक्टर अच्छा है, इंडिकेटर अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है। पर अगर ज्यादा इंपोर्ट होगा तो डेफिनेटली सरकार क्या करेगी? इसलिए तो कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा है। सर क्या करेगी? कस्टम ड्यूटी लगा के इंपोर्टर को बोलेगी भाई तुम डोमेस्टिक मार्केट से खरीदो, डोमेस्टिक मार्केट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करो, फॉरेन पे डिपेंडेंट मत रहो। लेकिन सरकार एक्सपोर्टर्स को बहुत प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, मेरा ध्यान से सुनो मेरा बात, अगर मैं गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे पे ड्यूटी नहीं लगाया जा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? बट मेरे को बेनिफिट क्या मिल रहा है? एक्सपोर्टर को कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। यस, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी, जो हम आज पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड दिस इज
some different thing which you will study in this chapter, और ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पैकेज अपने को समझना है कि कितने तरह के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट अलाउ करता है। अब वही जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है ना, उसका नाम होता है लाइसेंस। गवर्नमेंट कैन गिव यू सम लाइसेंस, गवर्नमेंट कैन गिव यू सम लाइसेंस, ऑथोराइजेशन, आपको कुछ परमिशन दिया जा सकता है, आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमने इनकम टैक्स में पीजीबीबी में इंटरमीडिएट से हम पढ़ते आ रहे हैं, इफ यू रिमेंबर, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, क्या पढ़े आ रहे हैं? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो तुम कुछ, गवर्नमेंट तुमको एक तो रिवॉर्ड दे रहा है, क्या दे रहा है? रिवॉर्ड। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया आपको चॉकलेट मिलता है, वैसे हम अगर एक्सपोर्ट करें तो गवर्नमेंट हमें चॉकलेट दे, तो चॉकलेट का नाम क्या है? स्क्रिप्ट। अब वो चॉकलेट को या तो हम खा ले या तो हम चॉकलेट को किसी को बेच के पैसा ले ले ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है हम तुम्हें ट्रेडेबल स्क्रिप्ट्स देंगे, क्या देंगे? इंस्ट्रूमेंट्स देंगे जो तुम्हारे लिए काम करे, जिससे तुमको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, फिजिकल बेनिफिट इज इशूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एफटीपी शैल कंटिन्यू टू बी वैलिड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि देखो पुराने एफटीपी में जो ऑलरेडी इशू हो चुका है, ऐसा नहीं कि वो इनवैलिड हो जाएगा, इट विल कंटिन्यू टू बी वैलिड। सिंपल है, एफटीपी 23 is a prospective policy, it is not applicable retrospectively. Am I clear on this? And duration for which it was issued unless otherwise stipulated. कोई भी लाइसेंस, कोई भी ऑथराइजेशन, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी स्क्रिप्ट इंस्ट्रूमेंट bestowing financial or fiscal benefit issued before the commencement of FTP 2023 shall continue to be valid for the purpose and duration for which it was issued unless otherwise stipulated. FTP is closely knit. अब ये समझो, FTP कस्टम्स एक्ट से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, जीएसटी लॉ से भी जुड़ा हुआ है, एक्साइज और इंडिया के सारे स्टेट लॉ से जुड़ा हुआ है। एफटीपी कोई एक ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक्ट से ही जुड़ा हुआ है, वो सारे लॉज में इनडायरेक्टली प्रेजेंट है। क्योंकि मुझे बताओ एफटीपी क्या लॉ है? नहीं, एफटीपी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लॉज, एफटीपी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लॉज, एंड गवर्नमेंट क्या करता है, इन सारे लॉज के एसेंस को कंबाइन करके इंश्योर करता है कि फॉरेन ट्रेड इज regulated under this policy, foreign trade policy 2023. ध्यान रखिएगा, FTP cannot override tax laws because FTP is not a law. FTP is not a law. It is issued by the Ministry of Commerce and Industry. It is not passed in the parliament. Let me tell you, FTP पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। एक्ट ने पावर दिया कि तुम FTP बना सकते हो, but it is not passed in the parliament. तो FTP cannot override the tax laws. ओके, एम आई क्लियर ऑन दिस? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछे जाएंगे आप बिलीव नहीं कर सकते। सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस विच आई एम ट्राइंग टू क्रिएट। कोई डाउट अभी तक? कोई भी डाउट है आप पूछ लो गाइस। स्टिल सरप्राइजिंग टू सी कि कोई स्टूडेंट अभी तक ना, बहुत कम स्टूडेंट जो कुछ बोला है और कोई वीडियो भी ऑन किया है। कोई बात नहीं, मेरा काम है कहना, बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट ऑथोराइजेशन में आते हैं। ऑथोराइजेशन में आते हैं गाइस। इट मींस परमिशन फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑथोराइजेशन वर्ड मतलब क्या हुआ, आपको आगे पढ़ाया जाएगा एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव जिसका नाम है एडवांस ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब कोई परमिशन लेना गवर्नमेंट से, एडवांस ऑथोराइजेशन मतलब एडवांस में परमिशन लेना। We'll study about this in detail. एडवांस ऑथोराइजेशन मतलब एडवांस में परमिशन लेना। तो पहले अपने पढ़ते ऑथोराइजेशन का मतलब क्या हुआ, इट मींस परमिशन फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ दिस एफटीडीआर एक्ट 92। डीजीएफटी इश्यूज ऑथोराइजेशन। अच्छा, डीजीएफटी कौन हुआ सर? एक बात बताऊं, इनकम टैक्स में कमिश्नर सुने हो? कमिश्नर कौन होता है? असेसिंग ऑफिसर का एकदम सीनियर मोस्ट पर्सन, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सुने हो? अरे कम ऑन गाइस, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, इतना तो पता ही होगा। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ऑफिसर का, वैसे ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इशू किया, गवर्नमेंट ने इशू किया, तो कोई एक पोस्ट होगा ना जो उसको एडमिनिस्टर करेगा, और उनके साथ बहुत सारे रेंज ऑफिसर्स होंगे जो उनको एडमिनिस्टर करेगा कि भाई ये चीज इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। किसी को तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया किसको? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसको? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन
जिनको हम बोलते हैं डीजीएफटी। क्या बोलते हैं? डीजीएफटी। डीजीएफटी जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एग्जीक्यूशन का काम होता है, एडमिनिस्टर का काम होता है, एवरी सिंगल थिंग इज डन बाय डीजीएफटी। डीजीएफटी इश्यूज ऑथराइजेशन फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जो भी इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इसके सारे ऑथराइजेशंस, इसके सारे परमिशंस कौन इशू करता है? डीजीएफटी। यानी डीजीएफटी के पास पावर है, वो किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे बैन लगा सकता है। अगर उसको लगा कि इस पर्टिकुलर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से इंडियन मार्केट्स को खतरा है, देयर इज डेंजर, इट इज डेंजर फॉर इंडियन मार्केट्स, इट इज डेंजर फॉर कंज्यूमर्स, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन बैन। डीजीएफटी के पास पावर, और पावर किसने दिया? एक्ट ने दिया। पावर किसने दिया? एक्ट ने दिया। तो डीजीएफटी इश्यूज ऑथराइजेशन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, द डिसीजन ऑफ डीजीएफटी इज फाइनल एंड इट इज बाइंडिंग फॉर ऑल द ऑथराइजेशंस इशूड अंडर एफटीपी। अब तुमको कस्टम एक्ट में ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि किस बेसिस पे कोई भी पर्टिकुलर रेट ऑफ ड्यूटी डिसाइड होता है। कभी पढ़ाया गया है? तुमको पढ़ाया गया ये रेट होता है, बट कभी ये पढ़ाया गया है कि ऑन व्हाट बेसिस ये रेट्स डिसाइड होते हैं? आप पढ़े होंगे कस्टम्स में ड्यूटी ड्रॉबैक, याद होगा आपको। इफ यू आर इंपोर्टिंग सम गुड्स and you are re-exporting the goods, you have paid custom duty and you are exporting the goods as such or after using in India, तो that custom duty का आपको क्या मिलता है? ड्रॉबैक। ये अमाउंट ऑफ टैक्स आपको रिफंड मिल रहा है एक तरीके से। तो ये रेगुलेट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट ड्रॉबैक किस गुड्स में मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिगर्स वाला चीज पे कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री एक ब्रॉड प्रिंसिपल बता रहा है कि देखो इस तरह के गुड्स अगर इंडिया में इंपोर्ट होंगे तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्या? ड्रॉबैक नहीं दे सकते, इंसेंटिव नहीं दे सकते, व्हाटएवर एक्स वाई जेड हम नहीं दे सकते। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सर ओवरऑल स्कीम क्या एक्ट का? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट? ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट? द एक्ट ऑथराइजेस, एक्ट कौन सा हो गया समझ में आया? एफटीडीआर एक्ट। एफटीडीआर एक्ट 1992, एफटीडीआर एक्ट 1992। द एक्ट ऑथराइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू ऑर्डर्स, ध्यान देना बेटा, टू इशू ऑर्डर्स टू मेक प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, टू मेक प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट रेगुलेशन करना ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स, रेस्ट्रिक्ट्स और रेगुलेट्स, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। प्रोहिबिट करना, रेगुलेट करना और रेस्ट्रिक्ट करना। इट इज ऑथोराइज टू फॉर्मुलेट एंड अनाउंस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बाय अ नोटिफिकेशन। आपके एग्जाम में 4 नंबर का ये भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट इज एस्टैब्लिश्ड और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफटीडीआर एक्ट। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं और आप लर्न नहीं कर सकते इस तरह के आंसर्स। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स। फर्स्ट, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। दूसरा, प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। तीसरा, अनाउंस एफटीपी। एंड चौथा, अपॉइंट डीजीएफटी। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डीजीएफटी को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है अंडर एफटीडीआर एक्ट 1992। नाउ डीजीएफटी क्या करता है पता है? दे एडवाइज द गवर्नमेंट as to how FTP can be formulated and he is also responsible for carrying out the policy। समझ में आया? carrying out मतलब implementing। आजकल को कहीं पे भी पॉलिसी अगर ठीक से इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो डीजीएफटी इज रिस्पॉन्सिबल। तो डीजीएफटी अकेला नहीं होता, उनके साथ पूरी फौज होती है, उनके साथ पूरी ऑफिसर्स की टीम होती है। जैसे आपको याद होगा हमने इनकम टैक्स में सीबीडीटी पढ़ के रखा है, जीएसटी में सीबीआईसी पढ़ के रखा है, पढ़ के रखा है कि नहीं पढ़ के रखा है? वैसे फॉरेन ट्रेड में क्या है? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। दे विल एडवाइज द गवर्नमेंट एज टू formulation of FTP. It may be noted that DGFT acts under, obviously मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं हो सकता, वो मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है। जैसे सीबीडीटी क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर है? क्या सीबीडीटी निर्मला सीतारमन जी के ऊपर है? अरे नहीं 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 नहीं, सीबीडीटी उनके अंडर एक्ट करता है। Am I clear? वैसे डीजीएफटी एक्ट्स अंडर, ये सब एग्जाम में आ जाएगा कौन किसके अंडर है। एफटीपी
से स्मॉल एमसीक्यूज। मैं आपको सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, एमटीपीज, आरटीपीज, पीटीपीज, एफटीपी से लास्ट टर्म्स के। बट वो कब होगा? जब हमारा एफटीपी का चैप्टर ओवर हो जाएगा। बीच बीच में नहीं कराएंगे हम लोग लास्ट में एक साथ टेकअप करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। एम आई क्लियर ऑन दिस? सर एफटीपी एडमिनिस्टर कौन करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट देख लो। द एक्ट ऑथोराइजेस द मिनिस्ट्री टू डिक्लेयर द पॉलिसी ऑन फॉरेन ट्रेड। मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हेन आई से मिनिस्ट्री आई होप यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वेबसाइट में जाके कि सारे के सारे एफटीपीज उसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के वेबसाइट में आते हैं। अब अल्टीमेटली उन्हें असिस्ट कौन करता है? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विल असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड आल्सो इंप्लीमेंट्स द पॉलिसी। मुझे बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकेला सारा काम कर लेता है क्या? अरे भैया, इनकम टैक्स सीबीडीटी संभालता है और जीएसटी सीबीआईसी संभालता है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डीजीएफटी को अपॉइंट करके रखा है फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लॉजिक क्लियर है एकदम? अब मैं बताता हूं बेटा, मेरा बात ध्यान से सुनना। खाली डीजीएफटी का हेल्प नहीं लगता है, गवर्नमेंट और भी डिपार्टमेंट्स का हेल्प लेता है। क्यों? मेरा बात सुनो भाई, फॉरेन ट्रेड है, पैसा डॉलर में आएगा, इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में जाएगा, तो आरबीआई भी तो इन्वॉल्व होगा। अरे बोलो, आरबीआई भी तो इन्वॉल्व होगा। तो आरबीआई विल आल्सो बी इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफटीपी। आपको मैं बताऊंगा बहुत जगह एफटीपी में बेनिफिट तब मिलेगा जब तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा, और फॉरेन करेंसी होते ही आरबीआई को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑब्वियसली सीबीआईसी तो इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि सीबीआईसी में जीएसटी कस्टम्स दोनों आते हैं। अब सीबीआईसी अकेला इन्वॉल्व नहीं होगा, मेरा बात ध्यान से सुनना। जब मैं सीबीआईसी का बात करता हूं तो ऑब्वियसली यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी आ गई ना। अब जब जीएसटी का बात करता तो यार जीएसटी में तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आता है ना भाई। अब मेरा बात ध्यान से सुनना प्लीज, लेट मी टेल यू। आपको इतना तो पता है ना कि जीएसटी में दो तरह के जीएसटी लगते हैं, सी प्लस एस। बट अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं ना गाइस, तो मेरे को दोनों मेरे जुडिक्शन में नहीं आते हैं। आइदर एसजीएसटी ऑफिसर के जुडिक्शन में रहूंगा या सीजीएसटी के ऑफिसर के जुडिक्शन में रहूंगा। If I am under SGST jurisdiction, I will not be under CGST jurisdiction. और if I am under CGST jurisdiction, I will not be under SGST jurisdiction. यानी ऐसा हो सकता है कि I am in SGST jurisdiction, यानी मेरा ऑफिसर SGST ऑफिसर है, स्टेट ऑफिसर है। अरे भैया स्टेट ऑफिसर है तब क्या? तब ठीक है, स्टेट SGST डिपार्टमेंट्स भी लग जाएंगे। स्टेट एसजीएसटी डिपार्टमेंट का भी रोल होता है एफटीपी एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीएसटी से इन्वॉल्व है और जीएसटी एफटीपी से इंटरलिंक्ड है। क्योंकि हम वहां पर बात करते हैं एक्सपोर्ट का, हम वहां पे बात करते हैं आईजीएसटी का। तो अगर आईजीएसटी की बारे में याद होगा गाइस, जीएसटी कैसे कनेक्टेड है, याद है ना? अगर आप एक्सपोर्ट करें तो दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे बताओ? जीएसटी में दो तरीके से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। विदाउट पेमेंट में आप बॉन्ड साइन करते हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं, एलयूटी साइन करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट बोलते थे जाओ बेटा कर लो, बिना आईजीएसटी पे किए तुम एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि हमें विश्वास है तुम कर लोगे, तुमने साइन किया है। दूसरी ऑप्शन होती है कि ठीक है तुम पेमेंट करो आईजीएसटी का, और उस आईजीएसटी का पेमेंट करने के बाद एक्सपोर्ट करके रिफंड क्लेम कर लो। दो तरीका होता है। जीएसटी आया, और अगर मैं स्टेट जुडिक्शन में हूं तो ये चीज कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? मेरा एसजीएसटी डिपार्टमेंट। तो क्या एसजीएसटी डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? यस। आपको समझ में आया लिंकेज? आरबीआई जहां जहां रिसीव हो रहा है फॉरेन करेंसी या पे हो रहा है फॉरेन करेंसी, आरबीआई हैज टू बी इन्वॉल्व। हम बात करेंगे बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, ये प्रूफ होता है कि आपको डॉलर में पैसा मिला है जो आरबीआई इशू करता है। तो आरबीआई को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा एफटीपी एडमिनिस्ट्रेशन में। डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये सब आपके 4-5 मार्क्स सब्जेक्टिव वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, ये सब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में आ जाएगा, विच ऑफ द डिपार्टमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन एफटीपी? सीबीडीटी इन्वॉल्व नहीं होता। समझ में आई बात? तो थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में आओ एक बार डिस्कस करते हैं।
अल्टीमेटली ये कौन है, सेम है, अल्टीमेटली हर चीज हम घुमा फिरा के वही बात कर रहा है, कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है खाली। DGFT advises central government in formulating the policy and exercise the specified powers under FTDR Act 1992. It issues public notices. पब्लिक के लिए कोई नोटिस इशू करना, कोई सर्कुलर इशू करना, कोई नोटिफिकेशन डिसीजन। इनकम टैक्स एक्ट में, जीएसटी एक्ट में हर बार यही होता है ना, सर्कुलर भी होता है, नोटिफिकेशन भी होता है, डिसीजंस भी होता है, टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्टिविटीज आपके लिए होते रहते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, DGFT कंसल्ट्स वेरियस काउंसिल्स as well as trade bodies. DGFT is to work in close coordination with other agencies. बात किया ना हमने, CBIC के साथ भी इन्हें काम करना पड़ता है, RBI के साथ भी इन्हें काम करना पड़ता है, और इनको स्टेट SGST डिपार्टमेंट के साथ भी इनको काम करना पड़ता है, just to make a check. It issues authorization for import export. It grants IEC. Very very important बात करूंगा मैं आपसे। आईसी मतलब क्या? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। याद करो, कस्टम्स में भी पढ़ाया गया था सर। इंडिया में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो तो जैसे आपके पास एक पैन नंबर होता है इनकम टैक्स में, GSTI नंबर होता है GST में, आपके पास एक आईसी कोड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। और ये आपका पैन नंबर होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। और अल्टीमेटली ये जो आईसी कोड होता है ना, एक पर्सन का पैन होता है, एग्जैक्टली उसका पैन जो नंबर होता है वो उसका आईसी कोड नंबर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका पैन उसके आईसी कोड से लिंक करना था, तो गवर्नमेंट ने उसका आईसी कोड को पैन ही बना दिया। समझ में आ रहा है? जीएसटी नंबर में भी 10 डिजिट पैन होता है, और आईसी कोड भी क्या है? पैन है। आधार को भी पैन से लिंक करना, मतलब तुम्हारा पैन सब चीज से लिंक्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आईसी कोड कौन इशू करता है? डीजीएफटी ग्रांट करता है टू इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ऑब्वियसली आपके पास अगर आईसी कोड नहीं है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। गाइस आपको छोटा छोटा बेसिक चीज पता है? आपको छोटा छोटा बेसिक चीज पता है क्या? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विदाउट आईईसी नंबर इज नॉट परमिटेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विदाउट आईसी नंबर इज नॉट परमिटेड। आप बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आईसी, मतलब बिना आईसी कोड के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, आप बिना आईसी नंबर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। एम आई क्लियर ऑन दिस? The decision of DGFT shall be final and binding on all the matters. The decision of DGFT shall be final and binding on all the matters. सारे मैटर्स में डीजीएफटी का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, जैसे आपको पता है ना सर्कुलर क्यों इशू किया जाता है? अगर कहीं पे भी कोई भी इंटरप्रिटेशन इशू है तो वहां पर सर्कुलर इशू किया जाता है। सिमिलरली डीजीएफटी का भी सर्कुलर आता है, और डीजीएफटी का जो सर्कुलर है इट इज वेरी क्लियर दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द मैटर्स। दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द मैटर्स। ठीक है? इन इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी और एनी प्रोविजन इन हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। वेट करो, ये हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में बात करूंगा। सुनो बेटा, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स क्या हुआ? सुनो मेरा बात ध्यान से। जैसे एक्ट के साथ क्या आता है? रूल्स आता है ना। वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या पता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मेन प्रोविजन बता दिया। अब इसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, इसको बोला जाता है HBP, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो डीजीएफटी इशू करता है, HBP, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। इसके साथ इसके अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिसेस हो गया मतलब क्या? कोई रेट्स एंड ऑल कुछ हो गया, शेड्यूल्स हो गए, ये क्या हो गया? अपेंडिसेस हो गए। और एनी क्लासिफिकेशन ऑफ एनी आइटम फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन ITCHS। ITCHS कुछ याद आ रहा है? HSN कोड। इसी के साथ आपका लिस्ट निकलता है क्या चीज का? HSN कोड। क्या होता है? HSN कोड। बात करेंगे ITCHS के बारे में। ठीक है? तो डीजीएफटी का जो डिसीजन है दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, प्रोविजन इन हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, अपेंडिक्सेस और क्लासिफिकेशन ऑफ एनी आइटम फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन ITCHS।
मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी तक अपने जो पढ़े एक बार 2 मिनट लीजिए और खुद से पढ़िए। वॉट एवर वी हैव स्टडीड 2 मिनट्स टेक टाइम। खुद से पढ़ी हमने जो जो पढ़ा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज गाइस खुद से पढ़ी हमने जो जो पढ़ा। टेक सम टाइम बट रीड। डन गाइस। अभी तक जो हमने पढ़े ना, दैट वाज एकदम बेसिक फ्रॉम एमसीक्यू। एमसीक्यू का सोर्स ये आपका पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको और बेसिक्स में लेकर जा रहा हूं। पहले एकदम बेसिक्स पढ़ेंगे। एक बार आओ, आईसी कोड क्या होता है एक बार वो समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आईसी कोड? पेज नंबर 9। व्हाट डू यू मीन बाय आईसी कोड? पेज नंबर 9। आईसी मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, वो एक पैन नंबर ही होता है आपका। इट्स एज गुड एज योर पैन नंबर, यानी जो भी आपका पैन होगा गवर्नमेंट अप्रूव करके वही आपका आईसी कोड बना देगा। आईसी मींस इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड इज अ 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर allowed to any entity, that is firm, company, LLP, individual, कोई भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उनको ये ग्रांट किया जाता है 10 कैरेक्टर नंबर। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज with a view to maintain a unique identity of an entity consequent upon implementation of GST. IEC shall be same as PAN number and shall be separately issued by DGFT based on an online application. ये सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाता है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड के लिए रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो कि आप क्या चीज में इंपोर्ट कर रहे हो, क्या चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देते हो, और बेस्ड ऑन दैट डीजीएफटी आपको आईसी कोड इशू कर देता है जो कि आपका पैन नंबर ही माना जाता है। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आईसी कोड लेने के बाद ऐसा नहीं आप फ्री हो गए, आपको आईसी कोड जो है अपडेट करनी पड़ती है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। इवन इफ देर इज नो चेंजेस। मान लो आपने आज आईसी कोड लिया और इस आईसी कोड का एक पर्टिकुलर एक नेम से लिया, एक एड्रेस है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब मान लो इसमें कोई चेंजेस आ गया तो गवर्नमेंट बोलता है ये आईसी कोड है ना, तुम ऑनलाइन अपडेट करते रहना एवरी ईयर इवन इफ देर इज नो चेंजेस, बिकॉज वी वांट टू नो दैट यस यू आर स्टिल ऑपरेटिंग।
ऐसा नहीं हो कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंस्टॉल किए, आप आईसी कोड ले लिए, उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दिए। तो हम आपका क्या करेंगे, आईसी कोड को एक बार एक्सपायर या इनएक्टिव कर देंगे। आई वुड से क्या करेंगे, इनएक्टिव कर देंगे। इनएक्टिव मतलब अब तुम्हारा ये आईसी कोड काम का नहीं, क्योंकि तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है, तो तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा एवरी ईयर। इट इज अ प्रोसीजरल मैटर विच नीड्स टू बी डन ऑनलाइन। फेलिंग विच, याद देखो, इट विल बी डीएक्टिवेटेड टिल अपडेशन। जब तक आप इसे अपडेट नहीं कर देते तब तक वो डीएक्टिव माना जाएगा। तो आईसी कोड स्टेप नंबर 1, यू हैव टू टेक इट बाय ऑनलाइन एप्लीकेशन। इट इज अ 10 character alphanumeric number. It is similar to PAN number issued by the Income Tax Act, and it is separately issued by DGFT based on online application. गाइज ये घर है एमसीक्यू का, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कितना बार इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर सोर्स से सवाल पूछा है। मुझे बताओ, जब हम कोई इंपोर्ट करते हैं तो व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन विच द कस्टम्स, अब यहाँ पे कस्टम आ जाता है। जो बच्चे बोल रहे हैं ना सर कस्टम पढ़े नहीं, एफटीपी चल सकता है क्या, यहां नहीं चलेगा। कस्टम में मैंने आपको ये सारा प्रोविजन पढ़ाया था। बिल ऑफ एंट्री याद है, ये तो तुम जीएसटी में भी पढ़ा था। जब आप गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हो, बिना बिल ऑफ एंट्री के इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। बिल ऑफ एंट्री नीड्स टू बी फाइल्ड अंडर कस्टम्स एक्ट। इसी बिल ऑफ एंट्री से क्या पे किया जाता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या पे किया जाता है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज। क्या पे किया जाता है, आईजीएसटी। क्या पे किया जाता है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सारे ड्यूटीज इसी पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री से पे किए जाते हैं। तो इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री इज द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर क्या है सर, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। ये कौन इशू करता है बताओ, ये सप्लायर इशू करता है। सप्लायर मतलब आपका एक्सपोर्टर जो आपको एक्सपोर्ट कर रहा है वो इशू करता है कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। उसके साथ साथ क्या इशू की जाती है, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट है। क्या डॉक्यूमेंट है, जब गुड्स इंडिया में आ रहा है तो जो भी गुड्स इंडिया में लेकर आ रहा है, गुड्स इंडिया में कैसे आ सकता है बताओ, या तो एयर के थ्रू, या तो वेसल के थ्रू, या तो लैंड के थ्रू, और तो कोई सोर्स नहीं है। तो अगर एयर के थ्रू आया तो एयरवे बिल, अगर वेसल के थ्रू आया तो बिल ऑफ लेडिंग, अगर लैंड के थ्रू आया, लॉरी के थ्रू आया तो लॉरी रिसीट, रेल के थ्रू आया तो रेलवे रिसीट, और मान लो कोरियर आया तो पोस्टल रिसीट। सेम चीज होता है एक्सपोर्ट में, कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक्सपोर्ट में जब बिल ऑफ एंट्री होता है, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में उसम ये सेम सब कुछ। अगर कोई बच्चा कस्टम बढ़ के रखा है उसको सब पता है सर, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। एक्सपोर्ट में से क्या कहते हैं बेटा, शिपिंग बिल बोलते हैं और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अच्छा, शिपिंग बिल कब बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सपोर्ट कब बोलते हैं, या पोस्टल बिल फॉर एक्सपोर्ट। तो एग्जाम में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो उसमें बिल ऑफ एंट्री रहेगा एक ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर, अरे बोलिए, पक्की बात। पैकिंग लिस्ट क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल इनवॉइस। पैकिंग लिस्ट बोलता है लिस्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। पैकिंग लिस्ट क्या बोलता है कि कौन कौन सा गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्टर पैकिंग लिस्ट बनाता है। और इनवॉइस रहता है नॉर्मल, जो अपने इनवॉइस का बात करते हैं। दिस इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये कमर्शियल इनवॉइस क्यों बोला, क्योंकि एक्सपोर्टर इशू कर रहा है उस कंट्री का, वो एक्सपोर्ट करते समय हमसे कोई टैक्स रिकवर नहीं करता, हम उस पे टैक्स देते हैं एज अ इंपोर्टर, बिकॉज कंजम्पशन किधर हो रहा है, इंडिया में। वैसे हम जब एक इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे टैक्स कौन सा गवर्नमेंट लेता है, जहां कंजम्पशन हो रहा है। ये इंटरनेशनली वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। अगर कोई इंडिया में कंजम्पशन हो रहा है, इंडिया के बाहर वाला मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उस पे टैक्स कहां लगेगा, कंजम्पशन स्टेट पे लगेगा, कंजम्पशन कंट्री पे लगेगा, डेस्टिनेशन कंट्री पे लगेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस, प्लीज बोलो, ये क्लियर हुआ आपको। अब अपने नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं। सर मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन यहां से आपको विश्वास नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है, फाइनल एग्जाम में। आईटीसी एचएस का फुल फॉर्म बताओ। आईटीसी बोले तो इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, एचएस। कुछ याद आ रहा है, एचएस बोले तो एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम। बेटा यही से जन्मा अपना एचएसएन कोड।
आईटीसी एचएस। आईटीसी एचएस। बहुत सारे कंट्रीज में 6 डिजिट कोड चलता है सारे प्रोडक्ट्स का, बट इंडिया में 8 डिजिट कोड चलता है। इंडिया में क्या चलता है, मैं आपको समझाऊंगा इसका रेलेवेंस क्या है। चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ। चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ। चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ। अब बात को समझना, इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, अगर गवर्नमेंट उसको कोडिंग नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया में कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? रेगुलेशन कैसे होगा? मैं अगर दुकान में 100 आइटम बेच रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि किससे ज्यादा मेरा रेवेन्यू आ रहा है? मुझे तो उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा, मेरे को उसका प्रॉपर कोडिंग करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट को मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इसी वजह से सारे प्रोडक्ट्स का कोडिंग करना पड़ेगा और इसका एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो अपेंडिक्स है उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स के कोड दिए हुए हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या आपका एक्सपोर्ट पॉलिसी है, क्या इंपोर्ट पॉलिसी है, सब कुछ मेंशन किया गया है। बट पहले वो समझो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, उसको हम बोलते हैं इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, एचएस। इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम। It stands for Indian Trade Classification and HS stands for Harmonized System. Indian Trade Classification, harmonized system of coding adopted in India for goods imported or exported through customs. Custom department uses this system for goods. In India, we use 8-digit system coding of goods, and all the goods of international trade are given section wise. ऐसे करके 21 sections है पूरे आईटीसी एचएस में। मतलब आप सोचो टोटल 21 चैप्टर्स है। टोटल कितने चैप्टर्स है? 21 चैप्टर्स है, जिसके फर्दर सब हेडिंग, फर्दर हेडिंग्स है, उस हेडिंग्स के फर्दर सब हेडिंग्स है, उसके फर्दर टैरिफ है। जैसे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज होता है ना, वैसे यहां पर है कि चैप्टर तुमको बता दिया। वो सब मैं ना एक बार डीजीएफटी का वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या कोड दिया हुआ है। तो इंटरनेशनल ट्रेड आर गिवन सेक्शन वाइज। एग्जांपल जैसे मान लो पहला जो सेक्शन है ना वो एनिमल्स के लिए, दूसरा सेक्शन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये जो है ना फर्दर चैप्टर में डिवाइडेड है। These chapters contain goods with HS codes, description, import export, पॉलिसी ऑफ द गुड्स एंड टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन। मतलब हर पर्टिकुलर गुड के अगेंस्ट में लिखा हुआ है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें क्या पॉलिसी लगेगा, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन तुम्हारा कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जो बच्चा कस्टम पढ़ा है, कस्टम्स में कस्टम्स एक्ट होता है और कस्टम टैरिफ एक्ट होता है। टैरिफ एक्ट क्या बोलता है? रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखा है कि वही गुड्स पे पॉलिसी क्या होगा, उस पर कोई स्पेशल पॉलिसी होगा, वो फ्री है क्या, वो रेस्ट्रिक्टेड है क्या, गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है। मतलब वो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। बट रेट एंड ऑल ये सब कहां लिखा है? कस्टम्स टैरिफ में। समझ में आ रहा है? कोडिंग एकदम सेम है, कोडिंग एकदम सेम है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखो दो शेड्यूल है, जैसे कस्टम में भी दो शेड्यूल था, इसमें भी दो शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स का क्लासिफिकेशन है एंड शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट। सेम जो कस्टम टैरिफ एक्ट में है वही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में है, आईटीसी एचएस। मैं दिखाऊंगा आपको, बट वो दिखाना तभी बेटर होगा जब मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा दूं, फिर आप प्रैक्टिकली देखोगे हाँ सर ये सब चीज वहां लिखा हुआ है। तो 4 तरह के गुड्स में क्लासिफाई किया गया है हमारे पूरे आईटीसी एचएस में। ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेशंस के लिए कि अगर इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड के लिए रेगुलेट करना है तो आईटीसीएचएस ने
चार तरह से क्लासिफिकेशन किया है। पहला है फ्री गुड्स, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा है प्रोहिबिटेड गुड्स, जो कर ही नहीं सकते इंपोर्ट, अलाउड ही नहीं है, भूल से भी सोच मत लेना, पाप लगेगा। ये भी कस्टम में पढ़ाया गया था आपको, सेम डेफिनेशन था प्रोहिबिटेड गुड्स। लेकिन अगर तुमको हमने अलाउ करके रखा है इंपोर्ट, लेकिन ओनली विथ अ स्पेशल परमिशन, स्पेशल ऑथोराइजेशन, इफ यू आर अलाउड यू, इफ यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस, तब तुम अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब तुम मेरे पास आना भी मत, हम अलाउ ही नहीं करेगा, ये जिंदगी में अलाउ नहीं हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब अलाउ होगा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स, सब्जेक्ट टू लाइसेंस, सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशंस, अलाउ होगा। ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया, मतलब उसको गवर्नमेंट फ्री नहीं करके रखी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेट ट्रेडिंग गुड्स। स्टेट ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गवर्नमेंट बोल के रखा है कि भाई कुछ कुछ गुड्स है जहां पर हम प्राइवेटाइजेशन अलाउ नहीं करेंगे, वो पब्लिक कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उनके थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। यानी गवर्नमेंट कुछ कुछ गुड्स में अलाउ करके रखी है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज आप लोग ही डील करो, बाद बाकी तरह के कंपनीज डील नहीं कर सकते, बिकॉज गुड्स का नेचर ही ऐसा है। गुड्स का नेचर ही ऐसा है कि वहां पे गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट उसको क्या किस में डाल के रखा है, स्टेट ट्रेडिंग गुड्स। क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रेडिंग गुड्स। और ये स्टेट ट्रेडिंग गुड्स को कौन रेगुलेट करेगा, कौन अल्टीमेटली इसमें पार्टिसिपेशन करेगा, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। यानी कुछ गुड्स गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज छोड़ के रखा है कि स्टेट ट्रेडिंग गुड्स तुम इसमें काम कर सकता है, तुमको हम प्रिविलेज देके रखे हैं। स्टेट ट्रेडिंग गुड्स तुम उसको इसमें राइट कर सकता है, तुमको हम प्रिविलेज देके रखे हैं, यू हैव बीन गिवन द प्रिविलेज, यू हैव टू गिव दिस सम राइट्स फॉर। मतलब कुछ गुड्स तो हमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए छोड़ना पड़ेगा ना। वो गुड्स का नाम क्या है, स्टेट ट्रेडिंग गुड्स। अब तुम देखो चार क्लासिफिकेशन हो गया। एफ बोले तो फ्री गुड्स, पी बोले तो प्रोहिबिटेड गुड्स, आर बोले तो रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, एस या फिर एसटीई बोले तो स्टेट ट्रेडिंग गुड्स। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको आईटीसीएचएस खोल के दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा, देखो वहां पे लिखा हुआ है एफ, वहां पे लिखा हुआ है पी, वहां पे लिखा हुआ है आर। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट उसको किस क्लासिफिकेशन में डाल के रखा है। ये किस में दिखेगा आपको, शेड्यूल 1 इंपोर्ट गुड्स, शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट गुड्स। Status of goods is denoted by alphabet in the schedules. As per the policy of the government, goods are categorized. क्या क्या बताओ, goods किस किस फॉर्म में categorized है, free goods. Alphabet F इसके लिए यूज किया जाता है. These goods are allowed to be imported or exported freely without any license or authorization. बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी authorization के, authorization मतलब permission के, from DGFT it can be freely importable and exportable. प्रोहिबिटेड गुड्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड एट ऑल, ये इंपोर्ट ही किया नहीं जा सकता। एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, दिस कैटेगरी गुड्स कैन बी इंपोर्टेड ओनली विथ ऑथराइजेशन, ओनली विथ लाइसेंस, ओनली विथ परमिशन, तभी आप इसको फ्रीली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्टेट ट्रेडिंग गुड्स क्या है, दीज गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड ओनली बाई, ध्यान से सुनो, ओनली बाई, बाई मतलब ये लोग ही कर सकते हैं या इनके थ्रू हो सकता है। कैसे समझाता हूं, मान लो मैं अगर इंडिया में कोई पर्टिकुलर गुड्स ऐसा इंपोर्ट करना चाहिए, जैसे मतलब ऑयल, ऑयल इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एसटीई के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकता हूं। यानी क्या, एसटी इंपोर्ट करेगा और एसटीसी मैं खरीदूंगा। आई कैन इंपोर्ट थ्रू एसटीई। तो या क्या लिखा है, या तो आप खुद एसटीई इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्टेड बाई, और थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस सच एज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मिनरल मटेरियल ट्रेडिंग कंपनी, एमएमटीसी का फुल फॉर्म। इफ एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर स्टिल वांट्स टू डील डायरेक्टली, ही हैज टू गेट द परमिशन। मतलब समझ में आया आपको, मतलब नहीं, मेरे को स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू नहीं जाना, मैं डायरेक्टली डील करना चाहता हूं, तो आपको डीजीएफटी का क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आपको डीजीएफटी का क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। गाइस ट्रस्ट मी, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इट is all about your general knowledge. It is all about how well you are aware about Indian economy, how well you can understand Indian economy, how well you are good in economics.
इसका टैक्सेस से कोई कनेक्शन नहीं है। ये पूरा का पूरा तुम समझ लो मैं टैक्स पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं एफटीपी पढ़ा रहा हूं तो मैं टैक्स पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ये कुछ अलग ही है। इसमें कहीं पे भी टैक्स की बात नहीं आएगी। एम आई क्लियर ऑन दिस? पक्की बात। अब यहां पर तुमको यह पता चल गया कि एसटीई कैन बी एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड थ्रू और बाई स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस होते कौन है। देखो, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंटल as well as non-governmental enterprises, including marketing boards, which deal with goods for export and or import. Any goods import or export for which is governed through exclusive or special privilege granted to a state trading enterprise may be imported or exported by the concerned state trading enterprise as per the conditions specified in ITC-HS. कुछ फेमस एसटीज का नाम दिया हुआ है जिनका नाम आप सुने भी होंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है जो कि डील करते हैं गुड्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब कुछ स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जिनका काम क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे डील करना। तो गवर्नमेंट उनके लिए ये प्रिविलेज दे के रखा है कि उनके थ्रू ही ये गुड्स क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया में किया जाएगा। तो कुछ गुड्स में गवर्नमेंट ने एसटीई का भी जो है मार्किंग दे के रखा है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द 4 कैटेगरी ऑफ गुड्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन आईटीसीएचएस। मतलब कुछ भी भरोसा नहीं है, किसी भी तरह का सवाल इंडिया इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। अपने को रेडी रहना पड़ेगा, अपने लर्न नहीं कर सकते। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को रिटेन करिए, उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेजेंटेशन। ये 4 स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो टैक्स में हीरो बन जाओगे एंड एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स में भी हीरो बन जाओगे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट रिटेन आप करेंगे घर पर, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम आपके साथ, और लास्ट में एग्जामिनेशन में आपको जो है प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। ये ध्यान दो, ये सारे सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल होता है। किसी भी एक लेग में अगर आप वीक होए, या तो प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, रिटेन भी पता है, बट आप प्रैक्टिस नहीं किए तो आप ठीक तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं आता सब कुछ है, लिख नहीं पाते हैं। तो यू आर समवेयर और द अदर, आपके एंड से कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है विच यू हैव टू आइडेंटिफाई, and that is why I think this term should be your last attempt. Consider it and just go for it. Just go for it. कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने का ताकत रखिए, बिकॉज सब लोग अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आइडेंटिफाई करिए और उसको रेक्टिफाई करिए सर। ठीक है, तो ये रहा अपना ITC-HS वाला क्लासिफिकेशन। अभी तक कोई डाउट है तो पूछिए, वरना मैं और आगे बढ़ने जाऊंगा। और इस बार जो मैं बढ़ाने जाऊंगा, ये हमारा आज के क्लास का ये बहुत बड़ा डिस्कशन होगा। तो ये आज के क्लास का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक आप बोल सकते हो, क्योंकि वो ही मेन है आपके पूरे सिलेबस में। मैंने बताया था मैं आपको सबसे पहले मेन चीज कराऊंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है बट वो इतने मेन नहीं है। अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछिए। मैंने आपको आईसी कोड करा दिया, आईसी कोड एकदम बेसिक चीज था, बिना आईसी कोड के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट? यू कैन एक्सप्लेन दैट इन बेसिक इंग्लिश, राइट? What are the basic documents required for import and export into India? Bill of entry, shipping bill, bill of export, ये सब, packing list, commercial invoice, okay, bill of lading, airway bill, lorry receipt। ठीक है, अब ये सब पेनल्टी एंड ऑल बाद में पढ़ेंगे कि कब आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या पेनल्टी लगेगा अगर आप फॉलो नहीं किए तो। ITC-HS हम पढ़ लिए, ओके। अब ये ना देखो, आप देखोगे यहाँ पे 13 तक कुछ लिखा हुआ है, 1 से लेके 13। दिस हैज बीन अ मेजर चेंज इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट ने एक सेपरेट सेक्शन बनाया एफटीपी पॉलिसी में, और ये आपके एग्जाम में भी मतलब क्या होता है ना, इस तरह से सवाल 1-2 टर्म में पूछा गया था। इफ आई रिमेंबर लास्ट टर्म में यहां से क्वेश्चन आया था। अब इसमें 13 पॉइंट्स, आपसे कोई भी 5 पॉइंट पूछ ले जाएगा। Mention any 5 points related to the measures adopted by DGFT in the FTP related to trade classification, trade facilitation and ease of doing business। मतलब गवर्नमेंट ने अपने एंड से ease of doing business के लिए क्या मेजर्स उठाए, क्या मेजर्स उठाए गवर्नमेंट ने? कुछ मेजर्स उठाया, हाँ, बहुत सारा स्कीम्स लॉन्च किया, फ्री पैसेज अलाउ किया एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए, कस्टमर पोर्टल लेकर आया, EIC कोड लाया। आईसी कोड के लिए अब आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
कुछ सर्टिफिकेट ऑफ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, स्टेटस होल्डर स्कीम भी आया। तो इसमें से 5 पॉइंट्स आपको लिखना है या 6 पॉइंट्स, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको सब, बट एग्जाम में 7-8 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय डीजीएफटी फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आ गया एग्जाम। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो ये अभी अपने नहीं करेंगे। अरे बोलो बेटा, क्लियर है क्या? हाँ, पक्की बात? कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। हेलो हाँ। सर, आपने जब बोला कि एफटीपी जो 2023 है वो 31/3/2023 तक एप्लीकेबल है, नहीं नहीं तो नहीं, वो एफटीपी 2023 1 अप्रैल 23 से नहीं, एप्लीकेबल है। वो 15 और 20 वाले का मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले का, प्रीवियस वाले का। तो वो 31/3/2023 तक एप्लीकेबल है। उसके अकॉर्डिंग क्या गुड्स को कोर्ट में आ जाना चाहिए, या जो ऑन रूट है उस पे भी वही लगेगा? एफटीपी पॉलिसी 2015-20 जो लास्ट पॉलिसी था, प्रीवियस पॉलिसी था, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द इंपोर्ट्स which has been completed, all the exports which has been completed till 31st March 2023। इसके ट्रांजिशन प्रोविजंस आपको डिस्कस नहीं करने, ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं और आपके पॉलिसी में भी नहीं है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस कि पुराना पॉलिसी कब लगेगा, नया पॉलिसी कब लगेगा। जीएसटी वाला जो चीज आपने पढ़ा था ना, ट्रांजिशनल प्रोविजन, वो यहाँ पर रेलिवेंट नहीं। आपको यहाँ पर फोकस करना है कि जो न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी में क्या क्या चीज है, दैट्स इट। ठीक है? अरे बोलो। हाँ हाँ सर, और एक और बात, आपने बोला कि ये पॉलिसी कोई भी एक्ट को या कोई भी रूल को ओवरराइड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, इट तो कैन नॉट वो, ओवर। और ये उन्हीं एक्ट और रूल्स के बेसिस पे बनाया गया है। तो अगर कोई एक्ट और रूल में अगर कोई चेंजेस आता है जो तब चेंज सेटिस्फाई आएगा, नहीं, इफ देर इज एनी अमेंडमेंट इन द एक्ट, इफ देर इज एनी चेंज इन द रूल्स अकॉर्डिंगली, इट कैन बी मॉडिफाइड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्ट is not mentioning anything about any provision and FTP has overrided it, or FTP has mentioned something which is not mentioned in the act, or FTP is mentioned something which is substituting the provisions in the act, then FTP will not be accepted because FTP is not a law. FTP cannot override tax law. Simple है, जैसे rules cannot override act, वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी रूल से कम नहीं है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एज गुड एज रूल, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस which is issued by the Ministry of Commerce and Industry, which is issued by DGFT under the supervision of Ministry of Commerce and Industry। ठीक है? तो ये सुपरसीड नहीं कर सकता है। ठीक है? चलो, अब गाइज मेरा बात सुनो, मेरा बहुत अच्छे से समझ लो बेटा बात। ये है जो आपके एग्जाम में रेलेवेंट है, जान लो अच्छे से कि गवर्नमेंट का एफटीपी का सबसे बड़ा रोल है कि भाई एक्सपोर्टर्स तुम ही है हमारे देश के मेन आर्मी। तुम अगर ठीक से परफॉर्म कर गए तो हमारा देश ग्रो कर जाएगा। तुम एक्सपोर्ट करो इंडिया के बाहर, जितना तुम एक्सपोर्ट करेंगे हम तुम्हारे साथ है। तुम एक्सपोर्ट करो, हम तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हारे साथ है? हम तुम्हें इंसेंटिव पे इंसेंटिव देंगे, वी विल गिव यू इंसेंटिव्स, विल गिव यू इंसेंटिव्स अंडर वेरियस स्कीम्स। तो ये स्कीम जो है ना बेटा, यही अपने को पढ़ना है। एग्जामिनेशन में किसी भी स्कीम से क्वेश्चन आ जाएगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में किसी भी स्कीम से क्वेश्चन आ जाएगा और आपको क्या देना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। तो थैंकफुली कुछ स्कीम्स रिडंडेंट हो गए थे, बट फिर भी आपका इंस्टीट्यूट उससे सवाल पूछ रहा था। ठीक है? जैसे कि MEIS स्कीम बोल के एक स्कीम है, ठीक है, SEIS स्कीम बोल के एक स्कीम है, वो रिडंडेंट कब का हो चुका है, बट इंस्टीट्यूट उससे जो है सवाल पूछ रहा था, बट अब हम नहीं कराएगा उसको क्योंकि अब वो काफी टाइम हो गया हटाए हुए। अब वो सवाल डेफिनेटली यहाँ से मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बट मैं एक बार आपको इंस्टीट्यूट का मैट से करवा दूंगा। अगर इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है तो मुझे चेक करना पड़ेगा उन्होंने अपडेटेड मटेरियल में रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है? ROS, सुनो मेरा बात ध्यान से। पहला जो स्कीम है वो है ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। कौन सा स्कीम? लिखा दूंगा नोट सारा बाद में, अभी वेट करो, अभी कुछ मत लिखो, सारा नोट्स राइटिंग मेरा बाद में होगा, प्रॉपर एफटीपी का नोट आपको मिलेगा, बट अभी अंडरस्टैंडिंग लीजिए। ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम,
ड्यूटी लेंगे ही नहीं आपसे, लेंगे नहीं आपसे, ड्यूटी नहीं लेंगे, एग्जेम्प्ट कर दिया, जाओ। किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए। एक्सपोर्टर से कौन सा ड्यूटी नहीं लेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। एक्सपोर्टर से कौन सा ड्यूटी नहीं लेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। कौन से स्कीम में सर? ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। यानी ऑब्वियसली एक्सपोर्टर को एक इंसेंटिव मिलेगा, अरे मेरे पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, वाओ, चल चल एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट। दो तरह की स्कीम है इसमें, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, डीएफआईए स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन स्कीम। दो स्कीम है, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन स्कीम। डबल ए डीएफआईए, डबल ए डीएफआईए, एडवांस ऑथोराइजेशन एंड डीएफआईए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन स्कीम। सर मुझे एक बात बताइए, आपने कस्टम्स में कोई ऐसा स्कीम पढ़ा था क्या कि एक्सपोर्टर को कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा? कोई तरीके से एक्सपोर्टर को कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा या कस्टम ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा? आपने कस्टम्स में ऐसा पढ़ा था क्या? इंटर में भी पढ़ा था आपने? अभी अभी बताया भी था मैंने आपको। नहीं नहीं, जीरो रेटेड बेटा जीएसटी में है, जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जीएसटी में है, वो सब जीएसटी में। हम कस्टम्स का पूछ रहे तुमसे, हमने कस्टम्स में पढ़ा था, इंटर में भी पढ़ा था, आज भी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इफ आई एम एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड आई एम आल्सो इंपोर्टिंग गुड्स, आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कौन से स्कीम में? वेरी गुड आंसर, ड्यूटी ड्रॉबैक। याद दिलाता हूं आपको, इसी से लिंक है सब कुछ। आई एम इंपोर्टिंग गुड्स इन इंडिया, आई पे कस्टम ड्यूटी, आई एम स्ट्रेट अवे एक्सपोर्टिंग दैट गुड्स, सेम गुड्स, मैं वही गुड्स को इंडिया के बाहर क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं, करेक्ट? क्या उसका कंजम्पशन इंडिया में हुआ? क्या उस पे कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए था? बट गवर्नमेंट तो तुमसे लगाएगा ना, क्योंकि जब तुम इंडिया में इंपोर्ट किए गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता था कि तुम एक्सपोर्ट करोगे। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे, आप इस कस्टम ड्यूटी का डीबी के ले लोगे। डीबी के बोले तो ड्रॉबैक। कुछ याद आ रहा है आपको? सेक्शन 74, जिनको कस्टम्स पढ़ा है उनको पता होगा, सेक्शन 74 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1960, सॉरी सेक्शन 74 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, करेक्ट। आपको मैं बताऊं, ये भी एक तरीके का एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, बट क्योंकि यहां पे कस्टम ड्यूटी की बात आ चुकी है, जो ऑलरेडी किसके पास गया है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास गया है। किसके पास गया है? सीबीआईसी के पास गया है ये। तो सीबीआईसी भी इन्वॉल्व हो गया ना इसमें। और ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट्स है, ये कौन फिक्स करता है? सीबीआईसी फिक्स करता है, ये डीजीएफटी फिक्स नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं, ये भी तो एक तरह का एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम ही है बेटा, बट क्या ये एग्जेम्पशन है? नहीं, ये ड्रॉबैक है। ये क्या है? ड्रॉबैक। दिस इज अ ड्रॉबैक। अब मुझे बताओ, क्या इसमें ऐसा है कि तुमको चार्ज ही नहीं किया जा रहा है कस्टम ड्यूटी? चार्ज किया जा रहा है सर। फिर तुमको क्या दे रहे हैं हम? रिफंड। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को बोलते हैं रेमिशन। रेमिशन बोले तो लिया जाएगा फिर रिफंड कर दिया जाएगा। एग्जेम्पशन में लिया ही नहीं जाएगा। एग्जेम्पशन में तो यार रेमिशन में क्या हुआ? लेवी प्लस रिफंड। लेवी के बाद तुमको क्या दे दिया जाएगा? रिफंड दे दिया जाएगा। तो ड्रॉबैक स्कीम इज वन सच स्कीम जहां पे तुमको गुड्स के इंपोर्ट पर ड्रॉबैक तो अलाउ किया जाएगा, बट तुमको रिफंड भी मिल जाएगा। मतलब लेवी होगा फिर रिफंड भी मिल जाएगा। अरे बोलिए, पक्की बात? फिर आती है ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स। फिर आती है ड्यूटी रेमिशन स्कीम। ये भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो,
ये भी जीएसटी में पढ़ा था हमने, एक्सपोर्ट आप कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, ठीक है, एक मिनट रुको। इंपोर्ट छोड़ो, नॉर्मल बात करते हैं। हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज करते समय उस पर जीएसटी लगा है। गाइज आई वांट फुल पार्टिसिपेशन इन द क्लास। थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर सोच रहे हैं ना, आप अपने के साथ चीटिंग कर रहे हैं, फिर मेरे को मत ब्लेम करना कि आपको समझ में नहीं आया। ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन चल रहा है अभी एक्सपोर्ट इंसेंटिव का, इसलिए मैंने अभी बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया। जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। इधर उधर की बात सोचना नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा मेरे को आपसे, आपको मेरे से डिस्कस करके पूछना है। मैं अगर कोई गुड्स इंडिया में परचेज कर रहा हूं उसमें जीएसटी लग रहा है, क्या लग रहा है? वो मेरा इनपुट टैक्स है। ये गुड्स मैं इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मान लो मैंने बॉन्ड साइन कर दिया है, बॉन्ड है या एलयूटी साइन कर लिया मैंने, मेरे पास बॉन्ड है या फिर मैंने एलयूटी साइन कर लिया है, ठीक है, मेरे पास बॉन्ड है या फिर मैंने एलयूटी साइन कर लिया है। यानी कि मैं आईजीएसटी पे नहीं करूंगा, आई विल नॉट पे आईजीएसटी। सरकार ने बोला, मतलब गवर्नमेंट ने, टैक्स पेयर ने बोला एक्सपोर्ट पे तो टैक्स लगता नहीं है, तो हमें पता ही है, ध्यान से सुनना मेरा बात। तो यहां पे अगर हम कोई आईजीएसटी नहीं दे रहे हैं ठीक है, बट हमें फायदा क्या मिला? व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग? ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, ये फायदा मिला। ये तो जीएसटी में आप पढ़ चुके हो, वही सेम चीज है। जो जीएसटी तुमसे चार्ज किया सप्लायर ने, तुम रेसिपिएंट हो, तुम रिफंड मांग लिए, क्योंकि तुमने उस पर क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया उसको। या तो तुमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, या तो तुमने एक गुड्स बनाया, फिनिश प्रोडक्ट में यूज किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, दोनों तरीके से तुमको रिफंड मिलेगा। इसको बोलते हैं ड्यूटी रेमिशन स्कीम। कुछ नया है क्या? हाँ, ये नया है, एग्जेम्पशन स्कीम नया है, एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। रेमिशन स्कीम में कुछ नया नहीं है, ये सब जीएसटी से आता है। इसका लॉजिक है क्योंकि यहाँ पे चार्ज होता है, पहले चार्ज होगा तो टैक्स रेवेन्यू में आएगा, टैक्स रेवेन्यू में आएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सीबीडीटी में जाएगा, और उसमें जाएगा तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, बट आपको उस रूट के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड्स अनाउंस करना स्टार्ट किया कि ठीक है, हम चार्ज तो करेंगे आपसे, बट उसके बाद है ना आपको हम बहुत रिवॉर्ड देंगे, विल गिव यू कैश बैक। एक तरीके से क्या बोला मैंने? कैश बैक। जहां पे पहले इंडिया में दो तरह के स्कीम होते थे बेटा, एमईआईएस स्कीम, एसईआईएस स्कीम, ये दोनों हट गए अब, और इसके बदले अब आ गया है रोड टैप स्कीम। क्या? रोड टैप स्कीम पढ़ेंगे हम लोग, रोड टैप, ROTDEP। और एक आ गया रोशल स्कीम, ROSTCL स्कीम। रोशल स्कीम टेक्सटाइल्स के लिए ही आया, ओनली टेक्सटाइल कमोडिटीज, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ही नोटिफाई किया, यानी कि ये सेक्टर स्पेसिफिक है। ये क्या है? सेक्टर स्पेसिफिक। ये क्या है?
sector specific, rebate of state and central tax levies, rebate of state and central tax levies on textile products. ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, खाली नॉलेज के लिए आपको मैं बता दिया. रोशल स्कीम, ROSTCL, रोडटेप स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, नया नया लॉन्च हुआ है. रेमिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये एक स्कीम है, रोड टैप स्कीम. तो MEIS SEIS को रिप्लेस करके ये स्कीम आया है, रोड टैप, रेमिशन ऑफ रोड टैप ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ये मैंने एक्चुअली TD नहीं होगा, ये DT होगा, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा. आगे पीछे, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. कुछ इंडिया के सिग्निफिकेंट बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज है जो इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा, वो एक्सपोर्ट मार्केट के चैंपियंस है. उन्हें हमें कुछ स्टेटस स्कीम देना पड़ेगा, उन्हें हमें कोई स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्टेटस होल्डर स्कीम. तुम बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो, तुम एक बड़ा मर्चेंट है, बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है, ऑब्वियसली तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें हम कुछ स्पेशल प्रिविलेज देंगे, तुम्हें हम कुछ ऐसा इंसेंटिव देंगे जो हम कॉमन मैन को नहीं दे सकते, क्योंकि तुम इंडिया में सिग्निफिकेंट मार्केट होल्ड करता है एक्सपोर्ट में. तो तुम्हें एक इंसेंटिव ऐसा मिलेगा जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, जिसका नाम है स्टेटस होल्डर स्कीम. तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, तुम्हें कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा. तो ये हुआ अपना रिवॉर्ड स्कीम. नेक्स्ट हुआ है इंडिया में बहुत फेमस स्कीम है ये EPCG स्कीम. ये सिंपल सा बात है. मेरे को एक बात बताओ, हमने अभी क्या डिस्कस किया? आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बेनिफिट हम दे देंगे वो कस्टम ड्यूटी का. या तो आप ड्रॉबैक ले लीजिए, या तो आप रेमिशन में चले जाइए, या तो आप एग्जेम्पशन में चले जाइए, या तो आप एक रिवॉर्ड स्कीम में चले जाइए. यही तुम सोचो, ये जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है. क्या इंपोर्ट कर रहा है? मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है. मशीनरी से क्या करता है आदमी? या तो मशीनरी को बेच देगा, या तो मशीन को यूज करेगा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसको एक्सपोर्ट करेगा. अरे बोलो हाँ या ना? तो भाई इंडिया में बहुत सारे मशीन्स होते हैं हैवी हैवी वैल्यू का जो आप इंपोर्ट करते हो, ह्यूज कस्टम ड्यूटी लगता है. सरकार बोलती है हम हैं तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ. तुम उस मशीनरी को यूज करो गुड्स बनाने के लिए और उसको एक्सपोर्ट करो. जो तुमने कस्टम ड्यूटी दिया था ना वापस कर देंगे, जो तुमने कस्टम ड्यूटी दिया था वापस कर देंगे, अगर तुम वो कैपिटल गुड्स को यूज करोगे प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन करने में, फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने में. इसका पूरा हम आपको कंडीशन बताएगा, इसका लॉजिक समझो आप खाली. इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. क्योंकि गाइस ह्यूज ह्यूज वैल्यू के मशीनरी बैठते हैं इंडिया में, तो उसका ड्यूटी भी बहुत ज्यादा अमाउंट का आता है. मशीनरी एंड ऑल पे ड्यूटी रेट्स ज्यादा लगता भी है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. फिर आपको इनके बारे में तो नॉलेज हो गई, हमने GST में भी पढ़ा था. 100% EOU, इनका काम ही क्या है? एक्सपोर्ट करना. इनका काम ही क्या है? 100% EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. एक्सपोर्ट, सुनो, ये जो EOUs होते हैं ना, ये पूरा एक्सपोर्ट करते हैं. इनको भी जो सप्लाई करेगा ना, हमने पढ़ा था GST में, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स. फाइनली कार्तिक आप ज्वाइन कर लिए. इट इज कंसिडर्ड टू बी डीम्ड एक्सपोर्ट्स. इसको क्या माना जाएगा बेटा? डीम्ड एक्सपोर्ट. EOU तो फर्दर एक्सपोर्ट ही कर रहा है.
तो तुम अगर ईओयू को बेचेगा तो तुम्हारा सप्लाई भी क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट माना जाएगा। अभी हम पढ़ाएगा आपको इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज अगर मैं ईओयू को सप्लाई कर रहा हूं ना, तो मैं डीम्ड एक्सपोर्ट ही कर रहा हूं। तो ईओयू में अगर आप फर्दर ईओयू से जो आप एक्सपोर्ट करो उस पर टैक्स तो नहीं लग रहा है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, जो ईओयू को बेच रहा है, गवर्नमेंट बोलते एक बार टैक्स लगा देंगे फिर रिफंड दे देंगे। तो हो गया ना इंसेंटिव, हो गया ना बेनिफिट। डिटेल में डिस्कस करेंगे ईओयू में भी। ईएचटीपी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एसटीपी क्या हो गया? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। बीटीपी क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। इनके भी अलग अलग स्कीम्स होते हैं, विल डिस्कस अबाउट दिस। डीम्ड एक्सपोर्ट एज गुड एज जीएसटी, कि आपकी गुड्स इंडिया के बाहर नहीं गई, फिर भी मान लिया कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया और आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट दे दिया। जैसे कि, सुनना ध्यान से, अभी अभी हमने डिस्कस किया, और एक एग्जांपल लो। मैं एक पर्सन को गुड्स बेच रहा हूं जो क्या लेके रखा है? एडवांस ऑथोराइजेशन लेके रखा है। मैं एक पर्सन को गुड्स बेच रहा हूं इंडिया में जो क्या लेके रखा है? एडवांस ऑथोराइजेशन होल्ड करके रखा है, या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन स्कीम्स होल्ड करके रखा है। अगर मैं उनको बेच रहा हूं तो मेरे को पक्का पता है कि ये लोग एक्सपोर्ट करेगा, तो मेरा सप्लाई भी क्या हो जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट। मेरा सप्लाई भी क्या हो जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एसईजेड पढ़े हो। एसईजेड एफटीपी का पार्ट नहीं है। एसईजेड का एक सेपरेट एक्ट है, अगर आपको पता है, एसईजेड एक्ट 2005, विच ग्रांट्स प्रिविलेजेस टू द एक्सपोर्टर्स। वो हम अलग से पढ़ेंगे। बट ये जो एसईजेड, इट इज नॉट कमिंग अंडर एफटीपी, इट एज अ सेपरेट एक्ट। तो एसईजेड ऑल्दो मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया, बट ये एसईजेड एक्ट के थ्रू है वही कॉन्सेप्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? ये सब चीज मैं आपको पहले अंडरस्टैंड कराऊंगा, आपको नोट्स लिखाऊंगा, उसके बाद बुक में आएंगे। बुक में भी नहीं आएंगे ये सब, मैं बुक में भी आऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्कीम, then we will write the notes, and then we'll go to the book, because this is examination वाला part। यहां से एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चंस आने का। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपना जो मेरा टैक्स सेवर बुक है फाइनल आईडीटी का, उसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगा कि एफटीपी का पास्ट टर्म ट्रेंड क्या रहा है। तो देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी स्कीम्स एंड ऑल से मिलेंगे। Am I clear? Again I am repeating, MEIS SEIS अब नहीं है आपके एग्जाम में, बट इससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है? अननेसेसरी वो नहीं करना है जो अब एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है। तो ये आप देखो, अब आपका पूरा जो चलेगा मैट का लास्ट तक यही चलेगा सब। ऑल्दो देखो मैंने MEIS एंड ऑल दे के रखा है, क्योंकि पता नहीं इंस्टीट्यूट पूछ लेता है कभी भी, उनका कोई मतलब मर्जी के ऊपर है। दे हैव स्टिल आस्क्ड आफ्टर द पॉलिसी हैज रिमूव्ड, क्योंकि उनके मैट में है। ठीक है? तो मैंने लिख के जरूर रखा है, बट आई विल, इस बार मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस स्कीम को हटे। ठीक है? ये रहा रोड टेप स्कीम। ठीक है? विल फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ स्कीम्स। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, यही चलेगा आपका। एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां पे आपका जो है डिस्कशन फिनिश होगा सर। तो आपको ओवरव्यू समझ में आया कि सर अपने को मेन ये पढ़ लेना, अगर अपने ये पढ़ लिए तो अपने एफटीपी खत्म। क्या? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। बस यही हम लोग से एक्सपेक्टेड एग्जाम में, कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो है वो हम अच्छे से पढ़ के जाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, और क्या क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। अब इसका एक काम करो आप लोग, वो बना लो, एक चार्ट बनाओ आपके कॉपी में, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वहां पे हेडिंग देकर एक चार्ट बनाओ, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। और प्लीज उसमें बनाना, कॉपी को टिल्ट करके बनाना, वरना चार्ट फिट नहीं होगा।
एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, कॉपी को टिल्ट करके बनाना वरना चार्ट फिट नहीं होगा। कॉपी को टिल्ट करके बनाइएगा गाइस वरना चार्ट फिट नहीं होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, सबसे पहले ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स, सबसे पहले लिखो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, सबसे पहले लिखो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स, ऑयल एंड कैटलिस्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ, तो सर शॉर्ट में लिखना, अपने को अपना डायग्राम वाइड है, हाँ मतलब लेफ्ट में और थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स ऑयल एंड कैटलिस्ट, यहां से दो स्कीम एमर्ज होंगे, यहां से दो स्कीम एमर्ज होंगे, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। ये हो गया डबल ए, ये हो गया DFIA, ये हो गया डबल ए, ये हो गया DFIA। इतना लिख लिया। ड्यूटी रेमिशन स्कीम, ड्यूटी रेमिशन स्कीम, यहां से भी दो, ड्यूटी ड्रॉबैक, रेफरेंस में दे देंगे सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ कस्टम्स एक्ट। सेवेंटी फोर एंड 75 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, 74 एंड 75 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। दूसरा रिफंड ऑफ IGST और अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन एक्सपोर्ट, इसमें से दो, विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट। refund of IGST, unutilized ITC on export with payment और without payment। आपको शायद याद होगा जब अपने IGST पढ़ रहे थे, IGST में आई मीन कस्टम सॉरी IGST पढ़ रहे थे GST में, वहां पे मैंने आपको बताया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जब IGST लगता है ना तो वो कस्टम ड्यूटी का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बन जाता है? कस्टम्स का पार्ट बनते ही FTP का पार्ट बनेगा। तो FTP में जब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी ये कनेक्ट किया जा रहा है। क्लियर है क्या?
ड्यूटी रेमिशन स्कीम हुआ, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम हुआ। अब तीसरा रोड टेप स्कीम। इसका भी ना मैं शॉर्ट में जब भी आपको बता दूंगा रोड टेप स्कीम के बारे में। रोड टेप स्कीम, दिस इज remission of duties and taxes on exported products, exported products। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपको स्कीम मिलता है, दिस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ड्यूटी स्क्रिप्ट्स, ट्रांसफरेबल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट्स, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। ये स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में मिलता है अपने को। स्क्रिप्ट्स याद है, रिवॉर्ड। ये किसके फॉर्म में मिलता है? रोड टेप हमेशा किसके फॉर्म में मिलता है बेटा? रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलता है। तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलता है? मुझे एक बात बताओ, एनी वन स्टूडेंट इन दिस क्लास, we import goods in India on this basis and we export goods from India on this basis, fill in the blanks। इंटर का नॉलेज से ही पता होना चाहिए आपको। we import goods into India on this basis and we export goods from India on this basis। कौन सा बेसिस है वो? मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जब गुड्स इंडिया में आ रहा है तो किस बेसिस पे आ रहा है, और जब गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है तो किस बेसिस पे जा रहा है? मैंने आंसर ड्रॉ कर दिया। अभी भी नहीं समझ में आया? अरे यार, इंपोर्ट बेसिस एक्सपोर्ट बेसिस थोड़ी ना होगा। इसका मतलब क्या होता है? अनिकेत, अगर तुम जवाब नहीं दिए ना, हम अभी तुम्हारे घर पे आ जाएगा। हम बता रहे हैं, हम तुम्हारे घर पर आ जाएगा। फ्लाइट का टिकट करा के आ जाएगा। कम ऑन कार्तिकेया, सब लोग क्या सुन रहे, क्या कर रहे हैं? अरे मे भी नहीं है बेटा, वही आंसर है। क्या मे भी? वही आंसर है। We import goods based on CIF basis and we export goods based on FOB basis as per the foreign trade policy। इसलिए आप देखो, कभी भी कस्टम्स में जब आपने कैलकुलेशन किया है कस्टम ड्यूटी का, इंपोर्ट ड्यूटी, आप हमेशा सीआईएफ कैलकुलेट करते हो, और जब आप एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करते हो तो आप हमेशा एफओबी कैलकुलेट करते हो। दिस इज एफओबी, दिस इज सीआईएफ। अब सोच के बताओ, अब आप सोच के बताओ कि इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस रोड टेप स्कीम, गवर्नमेंट आपको स्कीम पहले क्यों दे रही है बताओ मेरे को? तुम एक्सपोर्ट कर रहा है इसलिए तुमको ये बेनिफिट दे रही है, और हम तुमको बोल रहे हैं तुम्हें बेनिफिट देगी स्क्रिप्ट्स देके। क्या देके? स्क्रिप्ट्स देके। तुम्हें तुम्हें ड्यूटी क्रेडिट वाउचर दिया जाएगा, एक लाइक तुमको ऐसा वाउचर दिया जाएगा। अब ये वाउचर या तो तुम मार्केट में बेच सकता है, या ये वाउचर को तुम अपना फ्यूचर में कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए यूज कर सकता है। सिंपल सी बात है, आपको कूपन दिया गया, या तो आप खुद खाना खा लीजिए फ्री में, या तो दोस्त को बेच दीजिए अगर आपको खाना नहीं खाना है तो। अगर फ्यूचर कस्टम ड्यूटी आपकी नहीं आ रही है तो बेच दीजिए ना, यू कैन फ्रीली ट्रांसफर दिस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। माय पॉइंट इज, ये क्रेडिट स्क्रिप्ट्स एज अ परसेंटेज किस वैल्यू पे कैलकुलेट होना चाहिए बताइए? करेक्ट, एफओबी पे कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया? एक्सपोर्ट किया, तो आपको तो उसी का बेनिफिट गवर्नमेंट देगी। तुम ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम एक्सपोर्ट करेगा कम बेनिफिट देगा। तो लॉजिक से पढ़ेंगे ना तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब ये जो आपको स्क्रिप्ट्स मिल रहा है, इट कैन बी यूज्ड टू पे योर कस्टम ड्यूटी ऑल्सो। अब ये थोड़ा सा अपने फ्यूचर में देखते रहेंगे बेटा, ठीक है? इसको अभी इतना ज्यादा फोकस में मत लो। अब जब हम कस्टम ड्यूटी का बात करते हैं तो मुझे कोई बता सकता है कितने तरह के कस्टम ड्यूटी है इंडिया में? इसका कोई आंसर नहीं देगा ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं उनके घर में आ जाऊंगा। बताइए। अरे बोलो प्लीज, बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए। हाँ, बीसीडी है, फिर
वेरी गुड, सेफ गार्ड ड्यूटी, आईजीएसटी लास्ट में आता है, और बहुत ड्यूटी है, एसडब्ल्यूएस और एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, और सीवीडी, सीवीडी और आईजीएसटी और जीएसटी सेस और एआईडीसी याद है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सेस, जो नोटिफाइड प्रोडक्ट्स पे लगता है। सारे कमोडिटीज जो होते हैं ना, मैं बता रहा हूं, ये जो तुम्हारा स्क्रिप्ट्स मिलेगा, गवर्नमेंट तुम्हें क्या बोल रहा है, या तो तुम बेच दो या तो तुम क्या करेगा, तुम अपना खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकता है, ये सब नहीं। यानी तुमको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या चीज पे करने के लिए मिल रहा है बेटा, बीसीडी। अब इसमें ना तुमको बाकी बेनिफिट्स भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है ना, ठीक है, ये आप ऑल ड्यूटीज कवर्ड, इसमें मतलब तुम्हें जो भी बेनिफिट मिलेगा ना एडवांस ऑथराइजेशन में, ये तुमको सारे ड्यूटीज में मिलेगा। अरे वाह, तो इसलिए जनरली लोगों का प्रायोरिटी होता है एडवांस ऑथराइजेशन में जाना, क्योंकि इसमें तुमको बेनिफिट सारे ड्यूटीज में मिलता है। यानी तुम्हें जो भी बेनिफिट मिलेगा, तुमको गवर्नमेंट बोलेगा जाओ, तुम्हारे लिए हम सारे ड्यूटीज माफ करते हैं, तुम्हारे लिए हम सारे ड्यूटीज। बट ये जो यहां पे जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, वो तुम्हें किसके ऊपर मिलेगा, खाली बीसीडी पे। यहां पे भी डीएफआई में भी सेम है, तुम्हें खाली बीसीडी के लिए ही मिलेगा। ऑब्वियसली गाइज, मतलब ये आपका चॉइस होता है कि आपको किस में जाना है। जरूरी नहीं है कि आप एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एलिजिबल हो तो आपको डीएफआई में जाना पड़ेगा, कुछ भी मिल जाए भाई। एडवांस ऑथराइजेशन के लिए कुछ सेट ऑफ कंडीशंस है, डीएफआई के लिए कुछ सेट ऑफ कंडीशंस है, ड्रॉबैक के लिए भी कुछ सेट ऑफ कंडीशंस है, रिफंड के लिए भी कुछ सेट ऑफ कंडीशंस है, रोड टैप के लिए भी कुछ सेट ऑफ कंडीशंस है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा। मैं आपको एंड रिजल्ट बता रहा हूं कि आपको अगर बेनिफिट मिलेगा भी तो आप उसको किसके साथ यूज कर सकते हो। एम आई क्लियर ऑन दिस? प्लीज बोलिए। ठीक है, आई होप आप ये सब ड्रॉ नहीं किए हो, ठीक है, ये खाली मेरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, मेरे को इसके नीचे और भी कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है, जो मैं भी आपको बस ये ड्रॉ कर लेना आप। परसेंटेज ऑफ एफओबी कैन बी यूज टू पे बीसीडी, ये नीचे लिख लेना बस। ये लिख लिया, लास्ट में बस लिख दो रोशल स्कीम। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, खाली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। रिबेट ऑफ स्टेट, दोनों सेम ही है, एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, ये खाली लगता है गारमेंट इंडस्ट्री पे, टेक्सटाइल्स। एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड मेडअप्स, दिस इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ये रोशल स्कीम क्या है, स्पेसिफिकली गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, इसको अलग से बनाया। बाद बाकी इंडस्ट्री के लिए क्या है, रोड टैप स्कीम। अब ये रोड टैप स्कीम क्या है सर, मतलब इतना सारा स्कीम का क्या दरकार है। देखो, गवर्नमेंट को हर तरीके से एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट रखना पड़ेगा, जिस भी एक्सपोर्टर को जो भी बेनिफिट अच्छा लगता है वो ऑप्ट कर ले। अब रोड टैप स्कीम का मैं आपको बताता हूं कि लॉजिक क्या है, सुनना मेरा बात ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप गुड्स में इनपुट यूज कर रहे हो, उस पर जीएसटी लग रहा है। खाली जीएसटी नहीं लगता, कुछ अदर टैक्सेस भी लग रहे हैं, हिडन टैक्सेस है। मतलब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। आप कुछ सर्विसेज भी ले रहे हो, उसमें खाली जीएसटी नहीं लगता, कुछ अदर टैक्सेस भी है, इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। मुझे बताओ, जीएसटी का तो चलो समझ में आता है, आपको क्रेडिट मिल जाता है, या आप रिफंड ले लेते हो, या आपके लिए अदर एफटीपीज है जिसमें आपको बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है एक्सपोर्टर्स को। बट व्हाट अबाउट अदर टैक्सेस? एग्जांपल, जब आप ट्रांस मान लो इनपुट सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
तो जो ट्रांसपोर्टर है वो अपने लिए क्या यूज कर रहा है? फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। उस पे तो यार एक्साइज वैट लगी रहा है। क्या मेरे को, क्या ट्रांसपोर्टर उसका क्रेडिट ले पा रहा है? तो ट्रांसपोर्टर मेरे से चार्ज कर रहा है, वो मेरे से चार्ज कर रहा है तो मेरे कॉस्ट में इंक्लूडेड है। मेरे कॉस्ट में टैक्स इंक्लूडेड है बेटा। वी एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। आप तो कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, there are some taxes which we do not get, which for which we do not get the credit, our suppliers do not get the credit, and which is included in our cost of the product. When we export the goods, some inherent taxes are already included in the price, and we have to export the tax also, जिसका अभी तक कोई अदर, मतलब शॉर्ट, कोई अदर वे आउट नहीं था, वो करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मुझे बताओ कौन सा सेक्टर नहीं लेता इंडिया में? और बिना फ्यूल पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है क्या? उसमें एक्साइज और वैट लगी हुई है, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। अरे बोलो, तो ये मेरे कॉस्ट में इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो क्या ये वाली जो स्कीम्स है, ड्यूटी एग्जेम्पशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, क्या ये इस चीज को रिफंड देता है? नहीं, ये तो खाली कस्टम ड्यूटी का देता है भाई। बीसीडी का देगा, आईजीएसटी का देगा, और किसी चीज का नहीं देगा। तो कौन बोलती है ठीक है हम अब देंगे, रोड टैप स्कीम में आओ, हम तुमको देंगे। मतलब तुम सोचो बेटा, रोड टैप स्कीम, अगर कोई एडवांस ऑथराइजेशन में जा रहा है वो रोड टैप पे भी जा सकता है। दोनों दोनों मिलेगा उसको। रोड टैप उसको जीएसटी का बेनिफिट नहीं देगा, रोड टैप उसको अदर टैक्सेस का बेनिफिट देगा। रोड टैप उसको किसका बेनिफिट देगा? इसलिए यहां पे क्या लिखा है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट तुमने एक्सपोर्ट कर लिया और उस पर अगर तुम्हारी कोई भी हिडन टैक्सेस लगी, अरे मैं तो खाली पेट्रोल डीजल का बात कर रहा हूं, मंडी टैक्स लगता है, लोकल टैक्स लगता है, कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगता है, कुछ भी तरह का टैक्स आपका लग सकता है, तो उसका गवर्नमेंट बोलता है रोड टैप स्कीम में आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा, बट नॉट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। एक लिस्ट गवर्नमेंट ने बनाया कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यही सब आपके एग्जाम में आ जाएगा कि स्टेट इंडस्ट्री वेयर यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रोड टैप स्कीम, एग्जाम में आया हुआ भी है। अब उतना तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, उसका शॉर्टकट नहीं है। समझ गया? तो एफटीपी में अगर आपको स्कोर करना है तो थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे, थोड़ा सा आप अपना माइंड को ओपन करेंगे। टैक्स लॉ नहीं पढ़ रहे हो आप समझो आप एक कमर्शियल लॉ पढ़ रहे हो, आप एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हो, जो कि आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि आपके इंडिया के फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा अपना ब्रेन ओपन करना, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अवेयरनेस साउंड जो आपके बाहरी दुनिया है उससे कनेक्ट करना। ठीक है, आपको चीजों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ये हम टैक्स पढ़ा ही नहीं रहे आपको। आई एम क्लियर ऑन दिस? अभी तक कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये जो मैंने अभी अभी तक आपके सामने पिक्चर रखा, ये मेन है आपके एग्जाम में। और भी है, ठीक है, और भी है, तो मैं नीचे, ठीक है, मैं नीचे इसको कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, आपका पूरा पेज ओवर कवर हो गया क्या? ठीक है, सो व्हाट यू डू सुनो, ये एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआईए के बीच में ना हाफ पेज छोड़ देना। मतलब मेरे को यहां पे स्पेस चाहिए, मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए। ये सब पार्ट ओवर हो गया, मेरे को यहाँ पर स्पेस चाहिए। तो मे बी यू कैन लीव हाफ पेज एंड देन यू कैन स्टार्ट द लास्ट पार्ट। कुछ और स्कीम्स भी है, वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। जैसे पहला क्या था? ड्यूटी एग्जेम्पशन, रेमिशन, रोड टैप, रॉशिल। ठीक है, मैं भी छोड़ देता हूं स्पेस। फिर होगा ईपीसीजी स्कीम। क्या होगा? ईपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम लिख लो। कोई भी स्कीम को अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ईपीसीजी स्कीम,
ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओ, क्या लिखूं? और हमने क्या क्या पढ़ा था ईपीसीजी के बाद? करेक्ट। नेक्स्ट आप पढ़ो स्टेटस होल्डर, ये भी एक स्कीम है। नेक्स्ट होगा ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी एंड बीटीपी, और लास्ट होगा डीम्ड एक्सपोर्ट्स। उसके बाद हम लोग एसईजेड पढ़ेंगे, बट वो एसईजेड सेपरेट है, वो एफटीपी का पार्ट नहीं है। एसईजेड रूल्स एंड इंसेंटिव्स, एंड ऑफ एफटीपी, एग्जाम वाला। उसके बाद वाला तो सब रीडिंग करना है खाली, कुछ नहीं है। मेन अपने को ये 9 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना है। एक चीज समझ में आ जाएगा, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ सब कनेक्टेड है। आपको मैं डबल डबल ए समझा दूंगा ना, तो डबल ए से ही बेटा ड्यूटी डीएफआई स्कीम हल्का फुल्का सेम है, सिमिलर है। उसी तरीके से ईपीसीजी स्कीम है, एकदम सिमिलर है। तो एक स्कीम का आपको वर्किंग समझ में आ जाएगा कि कैसे एक स्कीम वर्क करता है, अकॉर्डिंगली आपको बाकी स्कीम भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे स्कीम्स पढ़ाऊंगा, कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीटीपी दिखाऊंगा कि एफटीपी में किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको एक आइडिया लगेगा। आप मेरे मैट में आएंगे, आप देख लो, आपका एफटीपी मतलब पहला 36 पेजेस में ऑलमोस्ट 20-25 पेजेस तो आपका ये स्कीम ही है। इसमें कुछ खाली पॉइंट्स है जो आपके अदर सेक्टर्स के ऊपर है। जैसे मान लो आप इंडिया में सैंपल कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, सैंपल कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गिफ्ट्स कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, गिफ्ट्स कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में। ये सब अदर थ्योरी टॉपिक्स है जो वी विल कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। क्योंकि आपका ब्रेन बहुत डिग्रेड हो जाएगा अगर मैं ये सब पढ़ा दूंगा पहले, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन में जाऊंगा तो आपके बोले अरे सर आप पहले ये पढ़ाते, क्योंकि यही मेन एग्जाम में रेलिवेंट है। तो अपने उसी हिसाब से अपना क्लासेस को मैनेज करेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट। एफटीपी फर्स्ट क्लास है, जो स्टूडेंट लाइव क्लास कर रहे हैं आप रहेंगे, बाकी जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। एंड आई एम श्योर दैट आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक बार नेक्स्ट क्लास के पहले रिवाइज कर लेना। जो भी मैंने आपको पढ़ाया था आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। 15 में से 15 भी स्टूडेंट को मिल सकता है इसमें से, अगर वो अच्छे से पढ़ के जाए तो। आप जीएसटी कस्टम्स में इतना अच्छे से एफर्ट लेते हो, आप उसका 50% एफर्ट भी एफटीपी में ले लेंगे तो एफटीपी सिक्योर हो जाएगा। एफटीपी छोड़ने का गलती मत करना, ठीक है? क्योंकि इसमें कम से कम 2 एमसीक्यू एफटीपी में फंसता है, 4 नंबर का एफटीपी से एमसीक्यू आएगा, और बाकी कम से कम 2 या 3 बिग क्वेश्चंस 7 मार्क्स ईच, ठीक है? कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही एफटीपी का। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपका तो 120, अपना तो 128 मार्क्स का पेपर आता है, आपको पता है 2 आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो मैं एफटीपी छोड़ दूंगा, तो वो आपका इच्छा, ठीक है? वो आपकी इच्छा, आप एफटीपी छोड़ना चाहे, क्योंकि आप फिर रिस्क ले रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि जीएसटी में आपको सब आता है या कस्टम्स में आपको सब आएगा। क्या पता एफटीपी अगर इजी आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप लॉस में रहेंगे। तो एटलीस्ट डू नॉट लीव व्हाट आई एम टीचिंग यू, कि एक्सपोर्ट प्रमोशन वाला, आई मीन ये जो इंसेंटिव वाला पार्ट में करा रहा हूं, ये कम से कम बेटा करके जाना। मतलब ये तुम छोड़ने का सोच भी नहीं सकता है। और जो स्टार्टिंग में मैंने कराया था जो बेसिक्स था, बीच वाला पार्ट पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी। तुमको मैं पढ़ाऊंगा टाउन एक्सीलेंस, जैसे तुमको मैं पढ़ाऊंगा कि मतलब बहुत तुम्हें मैं अजीब और गरीब चीज पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि इंडिया में 39 प्लस अभी 45 हो गया, 45 टाउन्स हैज बीन नोटिफाइड। जैसे मान लो कोई जैसे गारमेंट्स के लिए फरीदाबाद को नोटिफाई किया गया है कि फरीदाबाद में अगर कोई यूनिट है, फरीदाबाद में अगर कोई गारमेंट का काम कर रहा है, तो उनको एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा, जिनको गवर्नमेंट बोलता है टाउन एक्सीलेंस हब, ठीक है? टाउन एक्सीलेंस मतलब वहां पे गवर्नमेंट को स्पेशल प्रिविलेज देगा। मतलब गवर्नमेंट अभी एकदम स्पेशलाइजेशन में आ गया है कि कोई पर्टिकुलर एरिया बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है बाकी लोग के कंपैरिजन में, तो उनको और बेनिफिट दो। आप समझ में आ रहा है?
तो बहुत ज्यादा माइन्यूटली गवर्नमेंट एफटीपी में जा रहा है। गवर्नमेंट को ये जरूरी नहीं है कि मैं नेशनल में जाऊं। गवर्नमेंट को देख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर एरिया भी अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको सपोर्ट करो। यू शुड गिव सपोर्ट टू मिडिल मैन, यू शुड गिव सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ताकि वो एक्सपोर्ट करो और इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आए। तो हम लोग बहुत तरह का बात करेंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का बात करेंगे, नया नया डिस्कशन करेंगे, बट वो लिमिटेड टू थ्योरी है, ठीक है, जिसका आने का चांसेस बहुत कम है, रादर देन दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। इनफैक्ट फ्यूचर में जब आप क्लियर कर लोगे एग्जाम्स, फ्रॉम यू बीइंग अ प्रोफेशनल, आपसे भी ये एक्सपेक्ट होगा। आपके क्लाइंट जो फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, वो आपसे यही पूछेंगे, वो आपसे ये एडवाइस लेने आएंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स आई एम गेटिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स आई कैन गेट। तो आपको यही बेसिस पे उनको क्या करना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगा। नोइंग समथिंग एंड वर्किंग ऑन समथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। आप उस पर वर्क कर रहे हो, आपको फ्यूचर में एडवाइस करना है, तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया टाउन एक्सीलेंस क्या होता है, ठीक है। क्लाइंट आपसे ये पूछेगा कि मेरे को बता, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंसेंटिव कितना मिलेगा। समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास। जो बच्चे लाइव कर रहे रहेंगे मेरे साथ, और जो बच्चे रिकॉर्डेड कर रहे हैं, अलविदा, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। और आई होप आपका बाकी सारा चैप्टर्स जो है वो ओवर हो चुका है। एग्जाम्स के पहले आप लोग के लिए रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस और मॉक टेस्ट, ये तीन चीज वेट कर रहा है, जिसका अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल में और आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ना छोड़े। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको सब चीज अपडेट करते हैं। इट इज नॉट फॉर आवर बेनिफिट, इट इज फॉर योर बेनिफिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो व्हाट्सएप ज्यादा देखते हैं, जो यूट्यूब एंड ऑल नहीं देखते हैं। तो अगर आप, आपकी इच्छा, अगर आप मिस कर दोगे तो आप एक बहुत बड़ा चीज मिस करोगे, जो हम एग्जाम के पहले इतना रैपिड सेशंस आप लोग के लिए लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहे, यूट्यूब चैनल में कनेक्टेड रहे किसी भी तरह से, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारे रिविजन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, फिर उसके बाद मैराथन सेशंस और लास्ट में मॉक टेस्ट, ये सब कुछ प्लान किया गया है बिफोर योर एग्जामिनेशन टर्म, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जो लाइव कर रहा है वेट करो, बाय बाय फॉर रिकॉर्डेड क्लास स्टूडेंट्स।